अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफ्दर की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। जनवरी का महीना करीबुल ख़त्म था। सर्दी अपने जोबन पर थी। यूं महसूस होता था कि मौसम की शिद्दत ने हर शे की कुल्फी जमा दी हो। सूरज गुरूब होते ही गहरी धुंध फिजा को अपनी लपेट में ले लेती थी और अगले रोज दोपहर के बाद ही सूरज की सूरत दिखाई देती थी। मौसम सरमा में दिन वैसे ही छोटे हो जाते हैं और दिन का ये छोटापन गांव देहात में कुछ ज़्यादा ही महसूस होता है, क्योंकि इन सादा लोगों के पास शाम के बाद शहर में बसने वाले अफराद की तरह मसरूफियात नहीं होती। लिहाजा इधर रात का खाना खाया, उधर रात का आगाज हो गया। कोई बुढ़ा ठुड्डा जागा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा इशा की नमाज तक। इसके बाद अफराद और मवेशियों के साथ ही गांव की फिजा भी गहरी नींद में चली जाती है। ऐसी ही एक ठंडी ठार रात को मैं इशा की नमाज से फारिग हुआ ही था कि मेरे क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मौसम चाहे जितना भी शदीद क्यों ना हो, मैं फजर और इशा की नमाजें ज़रूर अदा करूं। बचपन से अपने बुजुर्गों से सुन रखा है कि मोमिन पर ये दोनों नमाजें बहुत भारी होती हैं, यानी इनकी अदायगी मुश्किल महसूस होती है और मैं काफ़ी मुश्किल पसंद बंदा वाक़ई हुआ हूँ। ये जिन दिनों का वाक़या है, इन दिनों में जवान ही था। वैसे नमाज की पाबंदी और अदाई के हवाले से मैंने सारी ज़िंदगी अपने फ़राइज़ को निभाने की पूरी कोशिश की है। जाए नमाज को समेट कर उठा और क्वार्टर का सहन अबूर करके दरवाजे तक पहुंच गया। इस दौरान में एक मरतबा फिर दस्तक की आवाज़ उभर चुकी थी। इन दिनों थाने में ज़्यादा मसरूफियत नहीं थी। इक्का दुक्का रोज़मर्रा के वाक़यात ही से वास्ता पड़ता था। मैं अपने थाने के अमले से कह चुका था कि मैं 24 घंटे ड्यूटी पर हूँ। रात हो या दिन, किसी भी वक्त मेरी ज़रूरत पेश आ जाए मैं हाजिर हूँ। लिहाजा आधी रात को भी मेरे क्वार्टर का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। मैंने इसी ख्याल से दरवाज़ा खोल दिया कि शायद इस इलाके में कोई अहम वाक़या पेश आ गया है, लेकिन खुले हुए दरवाजे में किसी पुलिस एहलकार के बजाय एक औरत को देखकर मैं चौंक उठा। पता नहीं कौन सी मजबूरी ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया था। मैंने सरतापा गहरी नज़र से उसका जायज़ा लेने के बाद कहा, कौन हो तुम? वो दराज कामत और भरे भरे जिस्म की मालिक एक सेहतमंद औरत थी। उसने खुद को एक गर्म शॉल में लपेट रखा था। सिर्फ उसकी आंखें मुझे नजर आ रही थीं। पर्दे की ओट में से उसने मेरे सवाल का जवाब दिया। मेरा नाम शादो है जी। शादो, तुम इस वक्त मेरे पास क्यों आई हो? मैंने पूछा। उसने बताया, थानेदार साहब, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम कल दिन में किसी वक्त भी ये ज़रूरी बात करने मेरे पास आ सकती थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया, इस वक्त क्यों? मैं दिन में आपसे मिलने नहीं आ सकती, वो लजाजत आमेज लहजे में बोली। आप इसे मेरी मजबूरी समझ लें। मैंने एक लम्हा सोचने के बाद कहा, ठीक है, तुम उधर थाने में जाकर मेरे कमरे में बैठो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। मैं थाने में नहीं जाऊँगी, वो मुल्तजियाना लहजे में बोली। आप इधर ही मेरी बात सुन लें तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। उसका अंदाज मुझे तशवीश में मुब्तला कर रहा था। अंदरूनी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ। और वो मोहतात अंदाज में दाएं बाएं देखने के बाद मेरे क्वार्टर में आ गई। मौसम की शिद्दत के पेश नज़र मैंने उसे बरामदे या खुले सहन में बिठाना मुनासिब न समझा और अंदर कमरे में ले आया। मेरे क्वार्टर के अकलौते कमरे में एक चारपाई के अलावा 2 कुर्सियां भी मौजूद थीं। मैंने एक कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए कहा, शादो बैठ जाओ। वो अपनी चादर को समेटते हुए कुर्सी पर बैठ गई। मैंने दूसरी कुर्सी संभाल ली और उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, हाँ शादो, अब मुझे बताओ मामला क्या है? उसने अपने बदन को बड़े तरीके सलीके से चादर के अंदर छुपा रखा था। सिर्फ उसकी आंखें खुली हुई थीं या फिर दोनों हाथ मुझे दिखाई दे रहे थे। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया, थानेदार जी, मैं दरअसल आपसे गामा की शिकायत करने आई हूँ। मैंने पूछा, कौन गामा? वो गामा गानी वाला, उसने जवाब दिया। गामा गानी वाला? मैंने ज़ेरे लब दोहराया। ये नाम कुछ सुना हुआ लग रहा है। तुम उस गुंडे गामे की बात तो नहीं कर रही हो? जी जी, वो जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। इन दिनों मैं मौजा फैज़ाबाद के थाने में तैनात था। मौजा फैज़ाबाद ज़िला लाइलपुर का एक दूर दराज गाँव था।
इस थाने में मेरी तैनाती को अभी चंद रोज ही हुए थे। गामा गानी वाला इस इलाके का बदमाश था। बोलो शादो, तुम्हें गामा से किस किस्म की शिकायत है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। थानेदार जी, पहले आप वादा करें कि गामा को आप मेरे बारे में कुछ नहीं बताएंगे। वो मिन्नत रेज लहजे में बोली। अगर उसे पता चल गया कि मैंने थाने आकर आपसे उसकी शिकायत की है तो वो मेरी चमड़ी उधेड़ डालेगा। मैं पहले भी एक तर्क तजर्बा कर चुकी हूँ। उसकी बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। इसका अंदाज चुगली खाता था कि गामा गानी वाले से उसका कोई करीबी ताल्लुक था। इस सोच के पेश नज़र मैंने उससे पूछ लिया, एक मिनट शादो। मैंने हाथ हवा में उठाते हुए कहा, पहले ये बताओ कि गामा तुम्हारा क्या लगता है? वो मेरा घर वाला है जी, वो सादा से लहजे में बोली। ठीक है, मैं समझ गया। मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, तुम फिक्र न करो, गामा को तुम्हारी यहाँ आमद के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। बताओ तुम्हें उससे क्या परेशानी है? वो जी, वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता है, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली। मुझे मारता है, बेइज्जती करता है और ताने देता है। ताने देता है? मैंने कदर कलामी करते हुए कहा, किस किस्म के ताने? ये ताने थानेदार जी, मैंने अभी तक उसके लिए कोई बच्चा पैदा क्यों नहीं किया? वो फरियादी लहजे में बोली। अगर मेरी गोद हरी नहीं हो रही तो इसमें मेरा क्या कसूर है जी? ये तो अल्लाह की मर्जी है ना, वो जिसे औलाद दे और जिसे चाहे बेऔलाद रखे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने तायदी अंदाज में कहा। ये तमाम मामलात उस परवरदिगार की मर्जी ही से हैं। अगर इंसान के बस में होता तो दुनिया में कोई भी शख्स लावलद न होता। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, शादो तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ है? 5 साल हो गए हैं जी। ये तो कुछ भी अरसा नहीं है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। मैंने तो बाज़ जोड़ों के यहाँ 15-20 साल बाद भी औलाद होते देखी है। लेकिन ये बात इस जंगली कामे की समझ में नहीं आती ना, वो शिकस्ता लहजे में बोली। वो मुझे ही कसूरवार समझता है। इसे जब गुस्सा चढ़ता है तो मार मार कर मेरी हड्डियों का सुरमा बना देता है। शादो खासी दुखी औरत थी, इसके लिए मेरे दिल में हमदर्दी के जज्बात पैदा हो गए। मैं इन चंद दिनों में गामा गानीवाला के बारे में जिस कदर मालूमात हासिल कर सका था, उसके मुताबिक वो एक उक्खड़ मिजाज, सरकश और फड्डेबाज शख्स था। मैंने शादो की दिलजोई करते हुए तसल्ली भरे लहजे में कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं गामा गानी वाला को अच्छी तरह समझा दूंगा। लेकिन लेकिन आप इस तरह बात करें कि कहीं मेरा नाम ना आए, वो मुल्तजियाना लहजे में बोली। आपसे पहले वाले थानेदार जी से भी मैंने कामे की शिकायत की थी और अभी तक पछता रही हूँ। ये पछताने वाली बात उसने एक मर्तबा पहले भी कही थी। मैं पूछे बिना न रह सका, जब तुमने शफीक तनोली से गामा की शिकायत की तो क्या हुआ था? शफीक तनोली नामी एक पुलिस ऑफिसर मुझसे पहले इस थाने का इंचार्ज था। इस शख्स की शोहरत अच्छी नहीं थी। इलाका एसपी साहब ने तनोली को हटाकर इस थाने में मुझे तैनात किया था। शफीक तनोली के कारनामों की एक तवील फहरिस्त थी। वो मुजरिमों का साथ देने वाला एक बदउन्वान और मुर्तशी पुलिस एहलकार था। मुझे नहीं पता कि आप तनोली साहब के बारे में कितना जानते हैं, वो मेरे सवाल का जवाब देते हुए बोली। जब मैं गामा की शिकायत लेकर थानेदार के पास पहुंची तो उसने मुझे तसल्ली दी कि मैं फिक्र ना करूं, वो गामा को सीधा करके रख देगा, लेकिन इसके लिए मुझे उसकी एक बात मानना पड़ेगी। कैसी बात? मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही पूछ लिया। मुझे बताते हुए बहुत शर्म आ रही है जी, इतना कहकर उसने गर्दन झुका दी। मैं समझ गया कि उसका इशारा किस जानिब था। मुझे इस थाने में तैनात करते वक्त साबिक थानेदार शफीक तनोली के किरदार के बारे में अच्छी तरह ब्रीफ कर दिया गया था। ठीक है शादो, तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि तनोली ने तुमसे किस नौइयत का मुतालबा किया होगा, लेकिन एक बात के हवाले से मेरा जहन उलझ रहा है। मैंने जुमला अधूरा छोड़ा तो उसने जल्दी से पूछ लिया, कौन सी बात थानेदार जी? शादो, तुम्हें साबिक थानेदार तनोली के हवाले से एक तजुर्बा हो चुका था, इसके बावजूद भी तुम तारीख रात में अपने घर वाले की शिकायत लेकर मेरे पास चली आई, वो भी थाने में नहीं बल्कि मेरे क्वार्टर में। मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, तुमने ये भी नहीं सोचा कि अगर तनोली की तरह मैं भी हविस का पुजारी हुआ तो फिर क्या करोगी? थानेदार जी, आपको हमारे इलाके में आए हुए अभी चंद रोज ही हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को आपके बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है, वो वजाहत करते हुए बोली। आपकी शराफत, ईमानदारी और इंसाफ पसंदी के किस्से पूरे फैजाबाद में फैले हुए हैं।
बस इसी बात से मुझे हौसला हुआ और मैंने आपके पास आने की हिम्मत कर ली। ठीक है, तुम्हारी ये बात तो मेरी समझ में आ गई, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। अब इस राज पर से भी पर्दा उठा दो कि तुम थाने में मुझसे मिलने के बजाय यहाँ क्वार्टर तक क्यों चली आई, और जब थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें थाने में जाकर बैठने के लिए कहा तो तुमने यहीं पर बात करने के लिए जिद क्यों की? वो जी, बात यह है कि वो थूक निकलकर अपना खुश्क हल्क को तर करते हुए बोली, अगर मैं उधर थाने के अंदर आपसे मुलाकात करती तो गामा को यहाँ मेरी आमद का पता चल जाता और फिर वो मार मार कर मेरी हड्डियों का चूरा बना देता। लेकिन गामा को इस बात का पता कैसे चलता? मैंने हैरत भरे लहजे में दरियाफ्त किया। जनाब, आपके थाने में इश्तियाक नामी एक छोटे कद का कांस्टेबल है, उसने बताया। इश्तियाक की गामा के साथ यारी है। आप समझ सकते हैं कि इश्तियाक गामा को इस बारे में जरूर बता देता। ओ, तो ये बात है, मैंने एक तशवीश भरी सांस खारिज करते हुए कहा। सिर्फ शफीक तनोली ही नहीं, यहाँ तो आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। थानेदार जी, वो थूक निकलते हुए बोली, अगर आप मुझे एक गिलास पानी पिला दें तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं कुर्सी से उठा और क्वार्टर के सहन में आ गया। मेरे क्वार्टर के सहन में एक दीवार के साथ लकड़ी के स्टैंड पर मिट्टी के 2 घड़े रखे रहते थे, जो हर मौसम में वहीं पर मौजूद रहते थे। मैंने एक मटके में से शादो के लिए पानी का गिलास भरा और दोबारा कमरे में आ गया। फिर पानी वाला गिलास उसकी सिमत बढ़ा दिया। उसने मेरे हाथ से पानी का गिलास लेकर उसे एक ही सांस में खाली कर दिया और फिर उठकर खड़े होते हुए इल्तिजा आमेज लहजे में बोली, थानेदार जी, आप मेरे राज को राज ही रखेंगे। गामा को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपसे मिलने यहाँ आई थी। तुम हर हवाले से मुतमईन होकर जाओ, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। मैं बड़ी सियासत के साथ तुम्हारे मसले को हल कर दूंगा। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और रुखसत हो गई। शादो ने अगरचे खुद को एक बड़ी सी चादर के अंदर खूब अच्छी तरह छुपा रखा था और इब्तिदा में मैं सिर्फ उसके हाथ और आंखें ही देख सका था, लेकिन जब उसने पानी का गिलास अपने हलक से उतारा तो मैं इसके होंठ और चेहरे के दीगर नुकुश भी देखने में कामयाब हो गया था। मैं इसकी जितनी भी झलक देख पाया, उसकी रोशनी में दावे से कह सकता था कि वो एक पुरकशिश और खूबसूरत औरत थी। इस हवाले से गामा गानी वाला बहुत ही नाकदरा शख्स साबित हुआ था। मैंने गामा की ठीक ठाक खिंचाई करने का फैसला कर लिया। शादो आई तो मेरे पास अपने शौहर की शिकायत करने थी, लेकिन उसकी इंतहाई मामूली नौयत की शिकायत ने मेरी सोच को एक नई राह दे दी थी। गामा गानी वाला का मामला इतना ज़्यादा अहम नहीं था जितना कांस्टेबल इश्तियाक का। मेरे थाने के किसी बंदे का किसी गुंडे के साथ गठजोड़ और दोस्ती बहुत तशवीशनाक बात थी। मुझे इस थाने में तैनात हुए अभी चंद रोज ही हुए थे और आए दिन एक नए इंकिशाफ से वास्ता पड़ रहा था। बहरहाल इन सब मामलात को तरीके सलीके से हैंडल करना था। आज शाम मैं थाने से उठते वक्त में चंद फाइलें भी अपने साथ ले आया था ताकि रात को गर्म बिस्तर में दुबक कर इनका मुतालिया कर सकूं। ये फाइलें मेरी चरपाई के पास ही एक कुर्सी पर रखी थीं, लेकिन जब मैंने शादो को बैठने के लिए कुर्सी दी तो मज़कूरा फाइलों को उठाकर मैंने बिस्तर पर रख दिया था। मैंने फाइलों को समेटकर दोबारा एक कुर्सी पर रख दिया और गर्म लिहाफ में घुस गया। इस वक्त मुझे नींद आ रही थी, लिहाजा फाइलों के मुताले वाले मंसूबे को मैंने मौखर किया और सोने का फैसला कर लिया। चंद लम्हात के बाद मैं नींद की वादी में उतर चुका था। अगली सुबह मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो शादो मेरे जहन में थी और इसी शादो के तवस्सुत से गामा गानी वाला और कांस्टेबल इश्तियाक मेरी याददाश्त में महफूज हो चुके थे। मैंने अपने कमरे में बैठते ही हवलदार कादिर बख्श को बुला लिया। इस निहायती मुख्तसर मुद्दती तैनाती के दौरान में हवलदार कादिर बख्श इस थाने में मुझे काबिल भरोसा शख्स दिखाई दिया था, लिहाजा इन गंभीर मामलात पर मैंने सबसे पहले इसी से बात करने का फैसला किया था। वो 4 या 10-15 रोज में आप किसी शख्स की परख नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग अपनी शख्सियत के हवाले से ऐसे होते हैं कि एक नज़र देखकर ही इन पर एतमाद करने को जी चाहता है। कादिर बख्श का शुमार भी ऐसे ही अफराद में किया जा सकता था। कादिर बख्श मेरे कमरे में पहुंचा और निहायती मुस्तैदी से मुझे सल्यूट करने के बाद उसने कहा, हुक्म मलिक साहब। आओ बैठो कादिर बख्श, मैंने अपनी मेज़ की दूसरी जानिब बिछी कुर्सियों की जानिब इशारा करते हुए कहा। वो एक कुर्सी खींचकर बैठ गया और सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। कादिर बख्श, मैं अगले 1 घंटे में गामा बदमाश को अपने सामने देखना चाहता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आपका मतलब है कि गामा गानी वाला? क्या इस नाम के एक से ज़्यादा बदमाश हैं इस इलाके में? मैंने हवलदार से इस्तफसार किया। नहीं जनाब,
वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, गामा बदमाश तो फैजाबाद में सिर्फ एक ही है और वो गामा गानीवाला के नाम से मशहूर है। मैंने तो महज तस्दीक की खातिर पूछ लिया था। ठीक है, मैंने सर को इस्बाती जुम्बिश दी। मैं इसी गामा की बात कर रहा हूँ। ओके सर, मैं अभी कांस्टेबल इश्तियाक को भेजकर गामे को थाने हाजिर करा देता हूँ। कांस्टेबल इश्तियाक ही क्यों? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या इसके सिवा थाने में और कोई कांस्टेबल मौजूद नहीं? वो अभी थोड़ी देर पहले ही ड्यूटी पर पहुंचा है मलिक साहब, हवलदार ने बताया। रात की ड्यूटी वाले जा चुके हैं। अगर आप थोड़ी देर रुक जाते हैं तो मैं किसी और का इंतजार कर लेता हूँ। हवलदार की बात सुनकर मेरा माथा ठनका और मैंने सरसराती हुई आवाज में पूछा, क्या आज रात इश्तियाक ड्यूटी पर नहीं था? नहीं जनाब, वो आजकल दिन की ड्यूटी दे रहा है, हवलदार ने बताया। रात शादू को जब मैंने यहाँ थाने आकर बैठने के लिए कहा था तो उसने थाने में कदम रखने से साफ इनकार कर दिया था। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया था कि थाने में कांस्टेबल इश्तियाक मौजूद है जो उसके शौहर गामा का दोस्त है। लेकिन हवलदार कादिर बख्श तो कोई और ही कहानी सुना रहा था। शादू ने मुझसे गलत बयानी क्यों की? इस सवाल का फौरी तौर पर मेरे जहन में कोई भी जवाब नहीं था। मैंने सोचा कि मुमकिन है शादू को इश्तियाक की ड्यूटी के टाइम का पता न हो। मैंने हवलदार की तरफ देखा और कहा, ठीक है कादिर बख्श, तुम किसी और कांस्टेबल को गामे की तरफ रवाना कर देना। मुझे इससे मिलने की ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है। मलिक साहब, सब खैरियत तो है ना? हवलदार ने टटोलने वाली नजर से मुझे देखते हुए कहा। गामे ने कोई नया चांद तो नहीं चढ़ा दिया? क्या उसने कुछ पुराने चांद भी चढ़ा रखे हैं? मैंने मायनाखेज अंदाज में पूछा। मलिक साहब, एक गुंडा इसके सिवा और कर भी क्या सकता है? वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। लोग उससे काफी बेजार और तंग रहते हैं। आप लोगों ने सुरमा को नकेल क्यों नहीं डाली? मैंने चुपते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। क्या वो कानून से भी ज्यादा ताकतवर समझता है खुद को? कोई भी मुजरिम कानून से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता मलिक साहब, हवलदार ने पुरसोच अंदाज में जवाब दिया। लेकिन जब कानून के रखवाले ही मुजरिमों पर मेहरबान हों तो फिर सब कुछ मुमकिन है। मैंने चौंक कर हवलदार की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा इशारा कांस्टेबल इश्तियाक की तरफ तो नहीं? मुझे अपने जराये से पता चला है कि इश्तियाक और गामा गानीवाला में बड़ा मजबूत गठजोड़ है। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, इसीलिए मैंने इश्तियाक को गामा गानीवाला की तरफ भेजने की मुखालफत की है। आपकी मालूमात को मैं गलत नहीं कहूँगा मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला, लेकिन मेरा इशारा साबिक थाना इंचार्ज शफीक तनोली की तरफ था जनाब। तनोली साहब गामा पर खासे मेहरबान थे, बल्कि गामा आम लोगों के सामने अपने और तनोली साहब के ताल्लुकात के किस्से भी बयान किया करता था। इश्तियाक ने जो कुछ भी किया होगा तनोली साहब के हुक्म पर ही किया होगा। मैंने पुरमाइनी अंदाज में हुनकारी भरी, फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, इश्तियाक अगर साबिक थाना इंचार्ज के हाथों का खिलौना रहा है तो इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज से मैं ये काम तुम्हारे जिम्मे लगाता हूँ कि तुम इश्तियाक पर गहरी निगाह रखो। इसकी कोई भी गैर निसाबी सरगर्मी तुम्हें दिखाई दे तो फौरन मुझे इतला करना। मैं गामा गानीवाला को चेक करता हूँ। ठीक है मलिक साहब, मैं आपकी हिदायत पर अमल करूँगा। हमने मिलजुल कर इस थाने के बिगड़े हुए हालात को और निज़ाम को सुधारना है कादिर बख्श, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। उसने उस बात में गर्दन हिलाई, फिर मुझसे इजाज़त लेकर वो मेरे कमरे से रुखसत हो गया। हवलदार कादिर बख्श एक मेहनती और ईमानदार शख्स था। इसी वस्फ की बिना पर मैं कादिर बख्श को पसंद करता था। थोड़ी देर पहले कादिर बख्श से होने वाली गुफ्तगू में मैंने दानिस्ता शादू का तस्करा नहीं किया था, क्योंकि शादू ने मुझे इस बात को राज रखने के लिए कहा था। लगभग 1 घंटे के बाद गामा गानीवाला मेरे सामने हाजिर था। इसकी उम्र कमोबेश 30 साल रही होगी। वो मजबूत काठी का मालिक एक सेंडो टाइप शख्स था। उसने गले में एक गानी यानी कि नेकलेस पहन रखा था जो किसी तोते की गानी की तरह उसकी गर्दन में फिट था। इसी गानी के बायस वो गामा गानीवाला कहलाता था। गामा ने मुझे बड़े अदब से सलाम किया तो फिर तशवीशनाक अंदाज में पूछा, मलिक साहब, सब खैर तो है ना? अगर मैं कहूँ खैरियत नहीं है तो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। आप तो डराने वाली बातें कर रहे हैं जनाब। वो एकदम संजीदा हो गया। गामा गानीवालों को किस बात का डर? मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए चुपते हुए लहजे में जवाब दिया, तुम्हारे तो बड़े बड़े थानेदारों से दोस्ताना ताल्लुकात हैं भाई। ओह, उसने एक गहरी सांस खारिज की और बोला,
मैं समझ गया जनाब, आपका इशारा तनोली साहब की तरफ है। मैंने सुना है कि तुमने इस पिंड में और आले दुआले के पिंडों में ये मशहूर कर रखा है कि तनोली साहब का तुमसे याराना था। मैंने कहा, और इसी ताल्लुक का हवाला देकर तुम धड़ल्ले से बदमाशी करते रहे हो। लेकिन मैंने दानिस्ता तवक्कुफ किया और फिर वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। इस बात को अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो गामा गानी वाले। जी मलिक साहब, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, लोगों ने खामखा मुझे बदनाम करने के लिए इस किस्म की बातें उड़ा रखी हैं। बात बस इतनी सी है कि तनोली साहब जब भी किसी काम से मुझे थाने बुलाते थे तो मैं हाजिर हो जाता था, जैसा कि अभी आपके बुलाने पर हाजिर हो गया हूँ। मुझे गामा की बात सुनकर हंसी तो बहुत आई, लेकिन मैंने चेहरे के तासुरात से जाहिर किए बगैर दिल में ये शौक पूरा कर लिया। वाह वाह, एक गुंडा ये कह रहा था कि लोगों ने खामखा उसे बदनाम कर रखा है। मेरे सामने हाजिर हो गए हो तो अब ये भी मुझे बता दो कि तुम्हारे घर में सब खैरियत है ना। मैंने असल बात की तरफ आते हुए से इस्तफसार किया। जी खैरियत है। वो उलझनज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। मगर आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? भाई बस ऐसे ही पूछ लिया, मैंने सरसरी लहजे में कहा। मैं इस थाने में नया तैनात हुआ हूँ। सबकी खैर खैरियत दरियाफ्त करना मेरी पेशा वराना फ़राइज़ का हिस्सा है। सोचा तुम्हारे बीवी बच्चों का भी पूछ लूँ। बीवी बच्चे? उसने अजीब सी नज़र से मुझे देखा। ये आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? क्यों? मैंने इसे घूरा। क्या मैंने तुम्हें कोई गाली दे दी है? नहीं जनाब, वो जल्दी से संभलते हुए बोला। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे मलिक साहब। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब ये कि जनाबे आली, वो वजाहत करते हुए बोला, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई। आपकी दुआ से अगर मेरी शादी हो जाती है और कल कल आप बच्चे भी हो जाएं तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। तुम मुझे चक्कर देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मेरी तौबा जनाब, वो अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोला। मेरी क्या मजाल कि आपसे गलत बयानी करूं। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर इन अल्फाज में इजाफा करते हुए बोला, वाकई मलिक साहब मैं अभी कमारा हूँ। क्या शादो तुम्हारी बीवी नहीं है? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में दरियाफ्त किया। नहीं मलिक साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मौजा फैज़ाबाद में शादो नामी सिर्फ एक ही औरत है जो फीका लोहार की बीवी है। इसके तो आधी दर्जन बच्चे हैं। शादो जैसी काली कलूटी टीबी ज़दा औरत मेरी बीवी कैसे हो सकती है? मैं तो ख्वाब में भी ऐसी भुतनी से शादी का तसव्वुर नहीं कर सकता। गामागानी वाला मुझे मौजा फैज़ाबाद की वसनीक वाहिद शादो के बारे में तफसील से आगाह कर रहा था और मेरा ध्यान इस शादो की तरफ चला गया था जो गुज़िश्ता शब बड़े पुरस्कार अंदाज में मेरे क्वार्टर में आई थी और मुझे अपने शौहर गामागानी वाला के जुल्म सितम की कहानी सुनाकर और इस कहानी से मुझे मुतासिर करके रुखसत हो गई थी। वो शादो दराज कामत, हाथ पाँव की मजबूत, भरे भरे जिस्म की मालिक एक गोरी चिट्टी औरत थी, जबकि गामा गानी वाला जिस शादो का नक्शा खींच रहा था वो हरगिज रात वाली शादो नहीं हो सकती थी। गामा जितने एतमाद से बात कर रहा था, इससे यही जाहिर होता था कि वो दरोकोई से काम नहीं ले रहा था, क्योंकि इतना बड़ा झूठ बोलना मुमकिन नहीं था। पूरा गांव इस बात की गवाही दे सकता था कि शादो गामा गानी वाले की बीवी थी या नहीं। उसका एक ही मतलब था कि इस रात मेरे क्वार्टर में मुझसे मुलाकात करने आने वाली औरत ने सरासर गलत बयानी से काम लिया था। इस सोच के साथ ही मेरा ख्याल रात वाली शादो के एक और झूठ की तरफ चला गया। उसने मुझसे क्वार्टर में मुलाकात करने पर इसलिए इसरार किया था कि उसके मुताबिक इस वक्त थाने में कांस्टेबल इश्तियाक मौजूद था, जो गामे का गहरा दोस्त था। थोड़ी देर पहले खबरदार कादिर बख्श मुझे बता चुका था कि इश्तियाक की रात की नहीं दिन की ड्यूटी थी और वो अभी सुबह ही थाने पहुंचा था। मलिक साहब, आप अभी इस थाने में नए आए हैं ना, इसलिए हो सकता है किसी बदख्वाह ने मेरे खिलाफ करने के लिए कुछ उल्टा सीधा बता दिया हो। गामा गानी वाला ने रसान भरे लहजे में कहा। आप पूरे पिंड में से किसी को भी बुलाकर पूछ लें, हर शख्स इस बात की गवाही देगा कि मेरी अभी शादी नहीं हुई, न किसी शादों से और न किसी शादा से। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। खैर, मैं देख लूँगा इस मामले को भी। ये तो बताएं सरकार कि किस बंदे ने आपको मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की है? वो दिलचस्पी भरे लहजे में बोला। तुम इस चक्कर में ना पड़ो, मैंने रूखे लहजे में कहा। मैंने तुम्हारी बात का यकीन कर लिया है, अब तुम इत्मीनान होकर जा सकते हो। बहुत शुक्रिया माई बाप, वो दोनों हाथ जोड़कर मुतफक्किराना अंदाज में बोला। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बंदा हाजिर है।
जब तुम्हारी खिदमत की मुझे ज़रूरत पेश आएगी तो मैं तुम्हें ज़रूर ज़हमत दूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फ़िलहाल तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। जी हुक्म मलिक साहब। वो हमतन गोश होते हुए गहरी संजीदगी से बोला, बस इस बात की कोशिश करो कि तुम्हारी ज़ात के हवाले से मुझे किसी किस्म की शिकायत नहीं मिलना चाहिए। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मैं अपने थाने की हदूद में अमन व अमान का राज देखना चाहता हूँ। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने उसकी आंखों में देखा और पूछा, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चंगी तरह समझ गया माई बाप। वो किसी फर्माबरदार मुलाजिम की मानिंद सीने पर हाथ रखते हुए बोला, आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाएं। गामा के जाने के बाद मैंने हवलदार कादिर बख्श को अपने कमरे में बुला लिया। वो मेरे सामने बैठ चुका तो मैंने कहा, कादिर बख्श, तुम गामा को कितने अरसे से जानते हो? जब से इस थाने में हूँ तब से जानता हूँ, उसने जवाब दिया, लगभग 5 साल से। फिर तो तुम्हें पक्का पता होगा कि गामा की शादी हो चुकी है या नहीं? मैंने गामा के बयान की तस्दीक की खातिर पूछ लिया। जी पक्का पता है, इसकी शादी नहीं हुई। वो बड़े वसूख से बोला, इस किस्म के कुंडों से कोई शादी नहीं करता और इस लाइन के लोग खुद भी शादी ब्याह और बच्चों के झंझट में नहीं पड़ते। लेकिन वो सांस लेने के लिए रुका और फिर पूछा, मलिक साहब, आप गामा की शादी के बारे में तहकीक क्यों कर रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? तुम पुलिस वाले हो इसलिए अच्छी तरह जानते होगे कि जब सब खैरियत होती है तो फिर तफ्तीश की ज़रूरत पेश नहीं आती। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, गुज़िश्ता रात से फैज़ाबाद में मामलात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। क्या हुआ है मलिक साहब? वो तशवीश भरे लहजे में बोला। मैंने कादिर बख्श को एतमाद में लेकर शादों से लेकर गामा गानी वाला और कांस्टेबल इश्तियाक तक की सारी कहानी उसके गोश गुजार कर दी। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर बोला, मलिक साहब, फौरी तौर पर तो मैं यही कह सकता हूँ कि शादो नामी औरत ने आपसे सरासर गलत बयानी की है और गामा अपनी शादी के हवाले से जो भी बता रहा है वो 16 आने दुरुस्त है। मुझे भी यही लगता है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। जब कोई इंसान झूठ का सहारा लेता है तो इसके पेश नज़र 3 मकासद या इनमें से कोई एक या 2 मकासद होते हैं। नंबर 1, वो दरोगोई का सहारा लेकर दूसरों की आंखों में धूल झोंकना चाहता है और इसी दौरान में वो अपने किसी खुफिया मंसूबे पर अमल का इरादा रखता है। नंबर 2, वो कोई संगीन जुर्म कर चुका होता है और गलत बयानी से इस जुर्म की पर्दापोशी करता है। नंबर 3, वो अपने झूठ के जरिए कोई बड़ा फ़ायदा हासिल करना चाहता है या किसी को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमें मालूम करना है कि शादों ने किस मकसद के हुसूल की खातिर ये शबीना ड्रामा रचाया है। और मैं सांस संवार करने के लिए रुका, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, और इससे भी पहले हमें ये पता चलाना होगा कि ये शादो है कौन। मलिक साहब, एक बात तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, इस औरत का असल नाम शादो हरगिज़ नहीं होगा। उसने आपको गुमराह करने के लिए इस नाम का सहारा लिया है। हवलदार ठहरे हुए लहजे में बोला, और आपने झूठ के झेल में जो 3 बड़ी वजूहात बयान की हैं, मुझे तो इनमें से पहली वाली दुरुस्त लगती है। शादो नामी वो औरत अपनी इस चाल से गुमराह करके अपने किसी खतरनाक मंसूबे को अमली जामा पहनाने वाली है। तुम बिल्कुल दुरुस्त सिमत में सोच रहे हो कादिर बख्श, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, और इसने गामा गानीवाला और कांस्टेबल इश्तियाक की जानिब हमारी तवज्जो को मबसूल करने की भरपूर कोशिश की है। ऐन मुमकिन है कि वो हमें इन 2 किरदारों में उलझाकर किसी खास मौके से फ़ायदा उठाना चाहती हो। जी ऐसा ही नज़र आ रहा है, हवलदार ने गंभीर अंदाज में कहा। हमें शादों को तलाश करने के साथ ही इन 2 किरदारों की भी कड़ी निगरानी करना होगी ताकि इनको कोई नुकसान न पहुंच जाए। जब शादों ने गामा और इश्तियाक का नाम लिया है तो इसका मतलब है कि वो इन दोनों को अच्छी तरह जानती है। आइंदा 15 मिनट में हमने ताज़ा तरीन सूरत हाल से निमटने के लिए एक जामे लाहे अमल तैयार कर लिया और चंद ज़रूरी हिदायत के बाद मैंने कादिर बख्श को रुखसत कर दिया। दोपहर के बाद एक अजीब वाक़या पेश आया जिसने मौजूदा सूरत हाल में सनसनी भर दी। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था कि एक कांस्टेबल ने आकर बताया, मलिक साहब, उधर से एक जवान औरत की लाश मिली है। उधर किधर से? मैंने चौंके हुए लहजे में पूछा। नहर के पार खेतों में से जनाब, उसने जवाब दिया। अभी सिद्दीक नामी एक जवान शख्स ने थाने आकर इस वाक़ये की इत्तला दी है। मैंने सिद्दीक नामी शख्स को अपने पास बुलाया। सिद्दीक की उम्र 20-22 साल रही होगी। वो आम सी शक्ल सूरत का मालिक नौजवान था। मज़कूरा औरत की लाश उसी के खेतों में से मिली थी। मैंने सिद्दीक के चेहरे पर निगाह जमाते हुए सवाल किया,
कत्ल होने वाली औरत का नाम क्या है? जी, वो गड़बड़ा गया। थानेदार साहब, मैं इस औरत को नहीं जानता। क्या इसका ताल्लुक मौजा फैजाबाद से नहीं है? जी नहीं, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं कई सालों से इस गांव में रह रहा हूँ, मैंने तो इसे कभी यहाँ नहीं देखा। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की और कहा, ठीक है, तुम बाहर बरामदे में जाकर बैठो, मैं अभी तुम्हारे साथ जाए बकुआ पर चलता हूँ। मैंने हवलदार कादिर बख्श को साथ लिया और नहर का पुल अबूर करने के बाद खेतों के इस हिस्से में पहुंच गया जहां उस औरत की लाश पाई गई थी। मौजा फैजाबाद एक नीम पुख्ता सड़क के किनारे वाक़ था। यह लगभग 800 अफराद की आबादी का एक मुतवस्सित गांव था, जिसके शुमाल में 6 मील के फासले पर कक्करवाली गांव था, जबकि जुनूब में 4 मील की दूरी पर जमालपुर गांव वाक़ था। फैजाबाद के पहलू में शर्कन गरबन एक नहर रवां दवां थी। हम टांगे में बैठकर जाए वकुआ पर पहुंचे थे, जो जुनूबी सिमत में नहर का पुल अबूर करने के बाद सड़क से कमोबेश 50 गज के फासले पर खेतों के अंदर एक मकाम था। ये खेत नज़ीर घुम्मन नामी एक शख्स के थे, जो बाबा नज़ीरा के नाम से मशहूर था। सिद्दीक इसी नज़ीर घुम्मन का जवान बेटा था। वो एक भरपूर जवान औरत की लाश थी। जैसे ही इसके चेहरे पर मेरी नज़र गई, मैं चौंक उठा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने इस औरत को पहले भी कहीं देखा है। अगले ही लम्हे मुझे याद आ गया कि मैंने इस औरत को कब और कहाँ देखा था। वो शादो थी, गुज़िश्ता रात जो मेरे क्वार्टर में मुझसे मिलने आई थी और गामा गानी वालों को अपना शौहर बताकर मुझसे उसकी शिकायत की थी। जब उसकी फरमाइश पर मैंने इसे पानी पिलाया था तो मैं उसका चेहरा देखने में कामयाब हो गया था और मैंने इसकी नाक में सोने की एक लौंग देखी थी और वो लौंग मुझे इसलिए भी याद रह गई कि उसके सिरे की गोलाई का फैलाव किसी आम लौंग से ज़्यादा था। वो लौंग कम से कम आध इंच की गोलाई की मालिक थी। लौंग तो उसके चेहरे की नुमाया शेद थी ही, अलावा इसी उसका नाक नक्शा भी मेरे जहन में महफूज रह गया था। मैं बड़े दावे से कह सकता था कि ये उस औरत की लाश थी जो पिछली मर्तबा रात मुझसे मेरे क्वार्टर में मुलाकात करने आई थी। उसका नाम शादो था या नहीं, इस अमर का फैसला आने वाला वक्त ही कर सकता था। मैं उकड़ू बैठकर शादो की लाश का मुआयना करने लगा। मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में कतन कोई दुश्वारी पेश नहीं आई कि शादो को इसी मकाम पर कत्ल किया गया था जहाँ पर इस वक्त उसकी लाश पड़ी थी। किसी तेजधार आले की मदद से उसकी गर्दन काटकर उसे मौत के घाट उतारा गया था। कटी हुई शहरक से खून खारिज होने वाला खून खेतों की जमीन में जज्ब हो चुका था और जो खून उसके लिबास पर लगा था वो ठंडे मौसम की वजह से जम चुका था। इसे गुज़िश्ता रात किसी वक्त मौत की नींद सुला दिया गया था। शादो की लाश का मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बिलाशुबा वो एक हसीन और पुरकशिश औरत थी। मौत के बेरहम हाथों की जालिम गिरफ्त ने जिसकी सारी रानाई और ताजगी को निचोड़कर रख दिया था। लाश के तफसीली मुआयने के बाद मैं उठकर खड़ा हो गया और मौके पर मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए इस्तफसार किया, तुम में से कोई शख्स इस औरत को जानता है? ये तमाम अफराद मेरे पहुंचने से पहले चाय वकवा पर मौजूद थे। मेरे सवाल के जवाब में इनके चेहरों पर नाशनासाई के तासुरात नमूदार हुए। इनमें से बाज़ ने सवालिया अंदाज में एक दूसरे की तरफ भी देखा, लेकिन फिर इन सब की नफ़ी में हिलती हुई गर्दनों ने लाश की शनाख्त से वाज़े इनकार कर दिया था। मैंने एक बंदे को गांव की तरफ दौड़ाया ताकि वो मुबैना शादो की लाश को ढांपने के लिए कोई चादर ले आए। इसके बाद मैंने लोगों से इस्तफसार किया, ये खेत किसकी मिल्कियत हैं? पुख्ता उम्र का एक शख्स आगे बढ़ा और बोला, थानेदार पुत्र, ये मेरे खेत हैं। तुम्हारा नाम क्या है चाचा? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। नज़ीर घुम्मन मेरा नाम है जनाब, उसने बताया, लेकिन लोग मुझे बाबा नज़ीरा कहते हैं। मैंने कभी किसी की बात का बुरा नहीं मनाया। 60 साल का हो जाने के बाद भी अगर मैं बाबा नहीं कहलाऊंगा तो फिर कब कहलाऊंगा? मुझे याद आ गया कि बाबा नज़ीरा का जवान बेटा सिद्दीक इसी वाक़ये की इत्तला लेकर थाने पहुंचा था और हम उसी के हमरा जाए वकुआ तक आए थे। बाबा नज़ीरा की उम्र 60 से ज़्यादा थी। उसके सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे। वो गंदमी रंगत वाला एक सेहतमंद और जवाकश शख्स था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, बाबा नज़ीरा, तुम्हें इस लाश के बारे में कब पता चला? मैं और मेरा बेटा सिद्दीक आज सुबह हस्ब मामूल खेतों में पहुंचे और मवेशियों के लिए चारा काटने लगे। वो ठहरे हुए लहजे में बताने लगा। मैं अपनी दरांती से चारा काटते हुए खेतों में आगे बढ़ रहा था कि इस औरत की लाश पर मेरी निगाह पड़ी। मैंने इसी वक्त हाथ को रोक दिया और आवाज़ देकर सिद्दीक को अपने पास बुला लिया।
वो मेरे पास पहुंचा और लाश को देखकर परेशान हो गया। हम थोड़ी देर तक इस लाश को देखते और सहमते रहे। बाबा नसीरा ने शादू की लाश पर एक निगाह डाली और खौफजदा अंदाज में छुरछुरी लेने के बाद अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला, हमने फिर चीखों पुकार करके आले दुआले के खेतों में काम करने वालों को अपने पास बुला लिया। जब सबने ये मशवरा दिया कि इस वाक़ये की इत्तला फौरन थाने देना चाहिए, तो मैंने सिद्दीक को आपके पास भेज दिया। ये है कुल कहानी जनाब। मैंने बाबा नसीरा के अलावा वहाँ मौजूद दूसरे अफराद से भी मुख्तलिफ ज़ावियों से पूछताछ की, लेकिन शादू के बारे में और इसके कत्ल के हवाले से कोई मुफीद बात मालूम न हो सकी। शादू की शनाख्त और उसके कत्ल के मुहर्रिक का मामला लटक कर रह गया था। मैंने मौके की ज़रूरी कार्रवाई निपटाने के बाद शादू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाने का इरादा किया ही था कि गामा गानीवाला वहाँ पहुँच गया। उसने आते ही मुझसे पूछा, मलिक साहब, मुझे पता चला कि यहाँ किसी औरत की लाश मिली है। फिर वो शादू की लाश की जानिब इशारा करते हुए बोला, ये किसकी लाश है? मेरी बकुआ की कार्रवाई के दौरान में वो दो जवान एक बड़ी सी चादर ले आए थे, जिसे मैंने गांव की जानिब रवाना किया था। मैंने शादू की लाश को इसी चादर से ढांप दिया था। गामा के इस्तफसार पर मैंने लाश के चेहरे पर से चादर हटाते हुए कहा, ये शादू की लाश है, तुम तो इसे अच्छी तरह जानते होगे। ओह! गामा एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, मलिक साहब, मैंने सुबह भी आपको बताया था और अब भी यही कहूँगा कि मैं इस औरत को नहीं जानता। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने मुतफक्किर नज़र से मुबैना शादू की लाश की तरफ देखा और उलझन ज़दा लहजे में बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे इस औरत के साथ नथी करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, और वो भी एक बीवी की हैसियत से। मैंने चादर खींचकर शादू की लाश को दोबारा ढांप दिया और गामा को एक तरफ ले जाकर निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में गुज़िश्ता रात शादू से होने वाली अपनी मुलाकात के बारे में उसे बता दिया। आखिर में मैंने कहा, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं सुबह तुमसे शादू के बारे में क्यों पूछताछ कर रहा था। जी, सब समझ गया। वो गहरी संजीदगी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन ये बात मेरे हलक से नहीं उतर रही कि इस औरत ने मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया। इसने सिर्फ तुम्हारा नाम ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मेरे अमले के एक कांस्टेबल इश्तियाक का जिक्र भी किया था और बताया था कि तुम्हारा इश्तियाक के साथ गठजोड़ है। गठजोड़ तो नहीं जनाब, बस सलाम दुआ कह लें। वो खिसियाना सा होते हुए बोला, मैं कभी कभार तनोली साहब से मिलने थाने चला जाया करता था तो इश्तियाक से भी गपशप हो जाती थी। बस इतनी सी बात है, बात जितनी सी भी है। लेकिन मैंने गंभीर अंदाज में कहा, अगर इस औरत ने तुम दोनों का नाम इस्तेमाल किया है तो इसके इस अमल के पीछे कोई गहरा मकसद ज़रूर छुपा है। कैसा मकसद जनाब आली? वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। बहुत जल्द सब पता चल जाएगा, मैंने जुमाइनी अंदाज में कहा और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। आइंदा आधे घंटे में मैंने बकुआ की ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मुबैना शादू की गर्दन कटी हुई लाश को पोस्टमार्टम के लिए ज़िला अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद मैं वापस थाने आ गया। गुज़िश्ता रात मेरे क्वार्टर में शादू की आमद के बाद जिस पुरस्कार कहानी का आगाज़ हुआ था, अब यही कहानी खासी सनसनीखेज़ मोड़ पर आ गई थी। मैंने इस पेच दर पेच उलझी हुई डोर को सुलझाने के लिए खोजी से काम लेने का फैसला किया और हवलदार कादिर बख्श की मदद से खोजी दीन मोहम्मद उर्फ बाबा दीनू को अपने पास बुला लिया। अगर मुझे ये मालूम हो जाता कि मुबैना शादू कहाँ से चलते हुए मेरे क्वार्टर तक पहुँची थी और फिर मेरे क्वार्टर से रुखसत होने के बाद उसने किधर का रुख किया था, तो मेरे लिए उसकी आमद और जामद का मकसद जानना आसान हो जाता। इसके इस पुरस्कार सफ़र का इख्तिताम तो मेरी नज़र में था, यानी कि चाय बकुआ। खोजी बाबा दीनू की उम्र लगभग 65 साल रही होगी। वो दरमियाने कद का मालिक एक दुबला पतला शख्स था। उसकी तजुर्बेकार आंखों में बला की चमक पाई जाती थी। वो एक जहां दीदा और सर्दो गर्म चुशीदा खोजी था। मैंने उसे सूरत हाल से तफसीलन आगाह किया। उसने बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर बोला, अल्लाह आपका भला करे थानेदार साहब, मैं समझता हूँ फौरी तौर पर 2 जगह का खुरा उठाना बहुत ज़रूरी है। कौन से 2 मकामात दीनू बाबा? मैं पूछे बिना न रह सका। नंबर 1 आपका क्वार्टर, नंबर 2 चाय बकुआ। उसने 2 टोक अल्फाज में कहा, फिर खुद ही वजाहत भी कर दी। शादू आपसे मुलाकात करने आपके क्वार्टर पर आई थी।
और मिलने के बाद वापस चली गई थी। अगर इसके कदमों के निशानात का ताक़ुब किया जाए तो पता चलाया जा सकता है कि वो कहाँ से आई थी और कहाँ गई थी। इसी तरह अगर जाए बकुआ से खुरा उठाया जाए तो ये मालूम हो जाएगा कि कातिल और मकतूला किस सिमत से चलते हुए वहां तक पहुंचे थे और मकतूला को मौत के घाट उतारने के बाद कातिल ने किधर का रुख किया था। वो लम्हे भर के लिए थमा, फिर मुझसे पूछते हुए बोला, मलिक साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं दीनू बाबा, तुम बिल्कुल दुरुस्त सिमत में सोच रहे हो, मेरा भी यही ख्याल है। मैंने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, बस अब तुम अपना काम शुरू कर दो, मगर एक बात जहन में रहे कि ये काम निहायत होशियारी और राजदारी के साथ होना चाहिए। राजदारी वाले मामले की तो आप फिक्र ही न करें जनाब, वो पुरएतमाद लहजे में बोला। अल्लाह के हुक्म से आज तक किसी थाना इंचार्ज को मेरे काम से शिकायत नहीं हुई। आपके साथ काम करने का ये पहला मौका है, इंशाअल्लाह आपको भी नहीं होगी। मैंने बाबा दीनू को साथ लिया और थाने के अकबी हिस्से में वाक़ अपने क्वार्टर तक ले गया। मेरे क्वार्टर के पिछले हिस्से में एक बड़ा सा खुला ग्राउंड था, जहाँ शाम से पहले गांव के बच्चे और जवान फुटबॉल और दूसरे खेल खेला करते थे। ग्राउंड के आगे खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता था। दीनू ने मेरे क्वार्टर के दाखिली दरवाजे से अपने काम का आगाज़ किया और 15-20 मिनट तक बड़े माहिराना अंदाज में ज़मीन का मुआयना करने लगा। इसके बाद उसने बताया, थानेदार साहब, आपके क्वार्टर तक आने और जाने वाले बहुत से कदमों के आसार मौजूद हैं, जिनमें सिर्फ एक औरत के कदमों के खुरे को मैं अलग से शनाख्त कर सकता हूँ। गालिब इम्कान यही है कि आपने जिस औरत का जिक्र किया है ये उसी के कदमों का खुरा हो। बाबा दीनू के सनसनीखेज इंकिशाफ के जवाब में मैंने पूछा कि अब ज़रा इस खुरे की आमद व जामद का भी पता चलाओ। जी मैं पता चला चुका हूँ, वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला। अल्लाह आपका भला करे मलिक साहब, मेरे इल्म और तजुर्बे के मुताबिक वो मकतूला औरत खेल के मैदान वाली सिमत से आपके क्वार्टर तक आई थी और आपसे मुलाकात करने के बाद वापस इसी मैदान की तरफ चली गई थी। मैंने वसी और इस ग्राउंड में दूर तक निगाह दौड़ाने के बाद इस्तफसार किया, बाबा तुम्हें ये खुरा निकालना है कि वो मैदान के पीछे कहाँ से आई थी और मुझसे मुलाकात करने के बाद इस मैदान के उस पार कहाँ गायब हो गई। उसके लिए मैं थोड़ा टाइम लूँगा, वो मुदब्बिराना अंदाज में सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला। इंशाअल्लाह शाम से पहले मैं आपको मुकम्मल रिपोर्ट देता हूँ। ठीक है बाबा, तुम अपने हुनर को आजमाओ और मैं अपने कमरे में जाकर रोज़मर्रा के काम निपटाता हूँ। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, अब तुमसे शाम ही में मुलाकात होगी। मैं इसके बाद अपने कमरे में आकर शादो मर्डर केस के बारे में सोचने लगा। मैंने जाए वक़ुआ का बग़ौर जायज़ा लिया था और दूर दूर तक मुआयना किया था, लेकिन आला कत्ल मुझे कहीं नहीं मिल सका था। शादो के कटे हुए गले को देखकर ये बात पूरे बसूख से कही जा सकती थी कि शादो को किसी तेज़दार छुरी या खंजर से गर्दन काटकर मौत के घाट उतारा गया था। आला कत्ल के हवाले से मेरा जहन उधेड़-बुन का शिकार था कि मैंने अपने कमरे के दरवाजे पर कांस्टेबल इश्तियाक की सूरत देखी। मेरी इस पर निगाह पड़ी तो वो बड़े एहतराम के साथ करारी आवाज़ में बोला, मलिक साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जब से मैं इस थाने में आया था ये पहला मौका था कि इश्तियाक बराह रास्त यूं मुझसे मुखातिब हो रहा था। मेरे रिकॉर्ड में उसकी रिपोर्ट अच्छी नहीं थी। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कह दिया, भाई ये तुम्हारा अपना थाना है, आओ आओ। वो एक कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। मैंने सवालिया नज़र से इसकी तरफ देखा तो वो बड़े अदब से बोला मलिक साहब, आपने कहा कि ये थाना मेरा भी है। वो शाकी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, हाँ मैंने यही कहा है। क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया? बात यकीन की नहीं मलिक साहब, वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला। मैंने पूछा कि फिर क्या बात है? मुझे यूँ महसूस होता है जैसे कि आप मुझसे नाराज़ हों। वो शिकायती लहजे में बोला, तुम्हारा ये एहसास किस वजह से है? आप जब से इस थाने में तैनात हुए हैं सबको कोई ना कोई काम बता रहे हैं। वो अपनी शिकायत की वजाहत करते हुए बोला, लेकिन मुझे आपने कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी। लगता है कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं। आखिरी जुमला उसने कुछ ऐसे अंदाज में अदा किया था कि मैं ये महसूस किए बिना न रह सका कि वो अपनी अदाकारी से मेरी हमदर्दियाँ समेटकर मुझे मुतासिर करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी दिलजोई की खातिर ठहरे हुए लहजे में कहा, ऐसी कोई बात नहीं है इश्तियाक। किसी भी थाने में थाना इंचार्ज की हैसियत बाप जैसी होती है और वहाँ का अमला उसकी औलादों के मानिंद।
मैं अपने अमल में किसी एक एहलकार को किसी दूसरे एहलकार पर फोकियत देते वक्त सिर्फ एक बात का ख्याल रखता हूँ, और वो है कारकर्दगी। लेकिन किसी एहलकार की कारकर्दगी तो उस वक्त सामने आएगी ना, जब उसे कोई काम लिया जाएगा। उसने शिकायत भरी नज़र से मुझे देखा। ठीक है, मैं समझ गया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए एक फौरी ख्याल के तहत कहा, तुम्हारी कारकर्दगी को चेक करने के लिए एक काम है मेरे पास। वो मुंतज़िर निगाह से मुझे तकने लगा। ये बात मेरे इल्म में थी कि इश्तियाक साबिक थाना इंचार्ज शफीक तनोली के हाथों का खिलौना रहा था। ये मुमकिन नहीं था कि वो अब भी तनोली के राब्ते में ना हो। शफीक तनोली को इस थाने से हटाया ही इसलिए गया था कि उसके खिलाफ बदउनवानी की मुत्तई शिकायत अफसरान बाला तक पहुंची हुई थीं, और मुझे इस थाने में तैनात करने का मकसद भी यही था कि मुझे यहाँ के मामलात को दुरुस्त करना था। मैंने बुजुर्गों से सुन रखा था कि अगर किसी इलाके में जुराइम का औसत कम करना हो या वहाँ से जुराइम का खात्मा करना हो, तो इस इलाके का नज़्म व नस्क जुराइम पेशा अफराद के हाथ में दे दिया जाए। ये कहावत की मिसाल बज़ाहिर बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन मैंने इसके खासे मुस्बित नताइज बरामद होते देखे हैं। इसी कहावत की रोशनी में मैंने कांस्टेबल इश्तियाक से कहा, इश्तियाक, तुम अच्छी तरह जानते हो साबिक थाना इंचार्ज को कि किन वजूहात की बिना पर यहाँ से हटाया गया है। अभी यहाँ जो नामालूम औरत का पुरअसरार कत्ल हुआ है, इस सिलसिले में मेरा शक तनोली पर जा रहा है। हो सकता है उसने मुझे उलझाने और परेशान करने के लिए इस इलाके में कत्ल की ये वारदात कराई हो। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? बात खत्म करते ही मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में झांका। इसकी आंखों में मुझे अजीब सी चमक दिखाई दी। इन लम्हात में मैं ये फैसला न कर सका कि वो चमक मेरी बात की तायद में थी या तरदीद में। मलिक साहब, कांस्टेबल कांस्टेबल इश्तियाक ने जुज़बुज़ होते हुए कहा, इस बारे में मैं भला क्या कह सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ कहो। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, लिहाजा आज से, बल्कि अभी से मैं ये प्रोजेक्ट तुम्हारे हवाले करता हूँ। मुझे करना क्या होगा जनाब? उसने पूछा। तुम अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल करो, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और निहायती राजदारी के साथ ये पता चलाने की कोशिश करो कि शफीक तनोली आजकल किन सरगर्मियों में मसरूफ़ है। इस मिशन के लिए अगर तुम्हें फैज़ाबाद से बाहर भी जाना पड़े तो मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, इस मिशन के दौरान में अगर तुम्हें नामालूम मकतूला औरत के बारे में कोई ख़ास बात मालूम हो तो फ़ौरन मुझे रिपोर्ट करना। क्या तुम ये काम कर लोगे? आखिरी जुमला मैंने चैलेंज करने वाले अंदाज में अदा किया था। वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए बड़े एतमाद से बोला, क्यों नहीं जनाब, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं आपको कोई खुशखबरी सुनाऊंगा। शाबाश, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा, और एक बात का ख्याल रहे कि मैंने तुम्हारे ज़िम्मे जो काम लगाया है इसकी किसी को भनक नहीं पड़नी चाहिए, थाने के अमले को भी नहीं। ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? जी मैं अच्छी तरह समझ गया जनाब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने ज़रूरी हिदायत देने के बाद उसे रुखसत कर दिया। थोड़ी देर के बाद हवलदार कादिर बख्श अस्पताल से वापस आ गया। हमारे दरमियान खोजी बाबत दीनू के हवाले से चंद मिनट बात होती रही। फिर मैंने इसे इश्तियाक के बारे में बताया। यह आपने बड़ी सियासी चाल चली है मलिक साहब, वो सताइशी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैंने तो जो चाल चलना थी वो चल दी, मैंने मोतदिल लहजे में कहा। इससे आगे तुम्हारा काम शुरू होता है। जी मलिक साहब, हुक्म करें, वो हमतन गोश हो गया। इस वक्त हमारे पेश नज़र सबसे बड़ा मसला नामालूम औरत के कत्ल के मुअम्मे को हल करना है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। गुज़िश्ता रात से अब तक जो पुरअसरार और सनसनीखेज़ हालात पेश आए हैं, इनमें 3 किरदार बहुत अहम हैं। मैं लम्हे भर को रुका, एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नंबर 1 गामा गानी वाला, नंबर 2 मुबैना मकतूला शादो, नंबर 3 कांस्टेबल इश्तियाक। शादो तो मौत के मुंह में जा चुकी। अगर हम गामा गानी वाला और इश्तियाक पर कड़ी निगरानी रखें तो इस कत्ल का कोई न कोई सिरा हमारे हाथ लग सकता है। इस सिलसिले में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं आपके ख्याल की तायद करता हूँ मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। और आपने इश्तियाक को जो काम सौंपा है, इसके बाद तो ये निगरानी और भी ज़रूरी हो गई है। इस निगरानी का बंदोबस्त तुम करोगे, मैंने दो टोक अंदाज में कहा, और ये काम सादा लिबास अफराद से इस तरह लेना है कि गामा या इश्तियाक को
एक लम्हे के लिए भी शक नहीं होना चाहिए। आप फिक्र ही न करें मलिक साहब, मैं आज ही ये बंदोबस्त कर दूंगा, वो मजबूत लहजे में बोला। मैं इन दोनों की निगरानी ऐसे सादा लिबास अफराद से कराऊंगा जिनको ये पहचानते भी ना होंगे। वेरी गुड, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। शाम में खोजी बाबा मेरे पास आ गया। मेरे इस्तफसार पर उसने जो रिपोर्ट पेश की वो खासी सनसनीखेज और इंकिशाफ अंगेज थी। जैसा कि पीछे बता चुका हूँ कि मुबैना शादो गुज़िश्ता रात मेरे सरकारी क्वार्टर के अकब में वाक़ खेल के मैदान की तरफ से आई थी और फिर इसी सिमत वापस चली गई थी। इसके बाद की रिपोर्ट बाबा दीनू की ज़बानी कुछ इस तरह थी। मलिक साहब, शादो नामी वो नामालूम औरत खेल के मैदान के अंदर से चलते हुए आपके क्वार्टर तक पहुंची थी। अगर वो वापसी में भी मैदान के अंदर ही से गुजरती तो फिर उसका खुरा पकड़ना मेरे लिए मुश्किल हो जाता, क्योंकि आपको पता है कि इस मैदान में दर्जनों जवान फुटबॉल खेलते हैं। इनके कदमों के निशानात में से किसी खास शख्स के खुरे का ताक़ुब करना तकरीबन नामुमकिन काम है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वापसी में इस औरत ने मैदान का रुख नहीं किया, बल्कि मैदान के किनारे किनारे चलते हुए वो गांव के आखिरी हिस्से में पहुंची थी। ये वो हिस्सा है जहां गामा गानीवाला का घर वाक़ है। क्या? मेरे जहन को एक झटका लगा और मैं सीधा होकर बैठ गया। आप हैरान न हो मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला, अभी तो इनकी शफात का आगाज हुआ है। आप जानते हैं इसके बाद का खुराक क्या बताता है? मैं चूंकि नहीं जानता था इसलिए फौरन कह दिया कि नहीं। गामा गानीवाला के घर के सामने पहुंचकर इस औरत का खुराक गायब हो जाता है। बाबा दीनू ने सरसराती हुई आवाज़ में बताया। यहाँ मेरे इल्म और तजुर्बे ने एक दिलचस्प खुराक पकड़ा है जनाब, जो सीधा चाय बकुआ तक जाता है। ओह! मैंने एक गहरी सांस खारिज की और पूछा कि कौन सा दिलचस्प खुरा? एक घोड़े का खुरा, जिस पर कोई कवीउल जुस्सा शख्स सवार था, बाबा दीनू वजाहत करते हुए बोला। घोड़े के समूह के निशानात का दबाव बताता है कि इस घुड़सवार का वजन लगभग 3 मन होगा। 3 मन? मैंने बेयकीनी से दीनू की तरफ देखा। तुम्हारा मतलब है कि 120 शेर? वाज़ेह रहे कि पुराने ज़माने में औज़ान के पैमाने के मुताबिक 40 शेर का एक मन हुआ करता था। आजकल शेर की जगह किलोग्राम ने ले ली है। मेरे सवाल के जवाब में दीनू ने बताया, जी मेरा यही मतलब है। जहाँ पर शादो के कदमों के निशानात गायब हुए हैं, वहीं से इस घोड़े का सफ़र शुरू हुआ है। लिहाजा मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में कह सकता हूँ कि शादो इस घोड़े पर सवार हो गई थी। नामुमकिन, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। शादो पिछली रात कम से कम आधा घंटा मेरी आंखों के सामने रही थी। मैं नहीं मान सकता कि इसका वजन 3 मन होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 मन की होगी, यानी 50 शेर की। मैंने ये कब कहा कि शादो का वजन 3 मन है? दीनू ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऐसा होता तो इसका खुरा मुझे ये बात ज़रूर बता देता। फिर तुम मुझे क्या बताना चाह रहे हो? मैंने उलझन ज़दा नज़र से दीनू बाबा की तरफ देखा। यह भी तो हो सकता है कि घोड़े पर पहले से कोई 1.25 मन यानी 70 शेर वजन का कोई बंदा सवार हो, वो ड्रामाई अंदाज में बोला, और शादो इस बंदे के पीछे घोड़े की पीठ पर सवार हो गई हो। इस अमर की तस्दीक जाए वकुआ पर पहुंचकर हो जाती है। जब दीनू ने किसी मर्द घुड़सवार का जिक्र किया तो मेरा ध्यान गामा गानीवाला की तरफ चला गया। मैं आज सुबह इससे मुलाकात कर चुका था, लेकिन इसका वजन किसी भी तौर 2.5 मन से कम नहीं था, और हो सकता है कि 3.25 मन ही हो। बहरहाल मैंने दीनू से पूछा, जाए बकुआ के बारे में तुम क्या बता रहे थे? गामा गानीवाला के घर के सामने से जो घोड़ा चला, उसने गांव के बाहर नहर के किनारे सिमत चलते हुए पुल तक सफ़र किया, फिर पुल को अबूर करके जुनूबी सिमत बढ़ गया। दीनू अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हुए बोला, मैंने घोड़े के खुरे का ताक़ुब जारी रखा और इस मकाम पर पहुंच गया जहां सड़क से 50 गज अंदर खेतों में आपको शादो की लाश मिली है। नीम पुख्ता सड़क के किनारे शादो और एक मर्द का खुरा मिला है मलिक साहब। घोड़े को सड़क के किनारे छोड़कर ये दोनों खेत के अंदर घुस जाते हैं। वापसी में सिर्फ मर्द के पाँव के निशानात मिलते हैं, जो चलते हुए घोड़े तक पहुंचता है और फिर घोड़े पर सवार होकर जमालपुर की सिमत रवाना हो जाता है। ओह! दीनू के खामोश होने पर मैंने इज़्तिरारी लहजे में कहा, इससे तो साफ जाहिर होता है कि इस घुड़सवार ने मुबैना शादो को खेतों के अंदर ले जाकर कत्ल किया और फिर जमालपुर की तरफ बढ़ गया। जी बिल्कुल, उसने इस बात में गर्दन हिलाई।
मैं भी यही समझ पाया हूँ। लेकिन वो शख्स है कौन और उसने शादो को क्यों कत्ल किया, ये पता चलाना आपका काम है मलिक साहब। ठीक है, मैं पता चला लूँगा, मैंने पुरअज़्म लहजे में कहा। तुम मुझे घुड़सवार के खुरे के हवाले से मज़ीद बताओ। मैंने अंधेरा होने तक जितना काम किया है, इसकी रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश कर दी है। वो आजिज़ी से बोला, अंधेरे में खुरा निकालना मेरे बस की बात नहीं। वैसे मैंने जमालपुर की तरफ जाने वाला रास्ते पर एक जगह ख़ास निशानी लगा दी है। कल सुबह इंशाल्लाह मैं वहीं से अपने काम का आगाज़ करूँगा। जमालपुर फैज़ाबाद से 4 मील की दूरी पर है। मैं कल का सूरज ग़ुरूब होने से पहले इस घुड़सवार की मंजिल का सुराग लगा लूँगा। ये ज़रूरी तो नहीं कि वो घुड़सवार सीधा जमालपुर ही गया हो, मैंने एक इम्कान का इजहार करते हुए कहा। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी नहीं है, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो जहाँ भी जाएगा मुझसे बच नहीं पाएगा। ठीक है बाबा, तुम कल सुबह अपने काम से लग जाओ, मैंने कहा। आगे जो अल्लाह को मंजूर। वो मुझे सलाम करके रुखसत हो गया तो मैंने हवलदार कादिर बख्श को एक बार फिर अपने पास बुला लिया। सबसे पहले मैंने इसे बाबा तीनू की कारकर्दगी से आगाह किया। उसने बड़े तवज्जो से मेरी बात सुनी और फिर कहा, मलिक साहब, इन हालात में तो गामा गानी वाले की निगरानी और भी ज़रूरी हो जाती है। ये काम तो तुम करा रहे हो ना, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जी बिल्कुल, मैंने एक सादा लिबास बंदे को उसकी कड़ी निगरानी पर मामूर कर दिया था। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मैं मज़ीद चंद मिनट तक शादो मर्डर केस के हवाले से हवलदार कादिर बख्श के साथ तबादला ख्याल करता रहा। फिर थाने से उठकर अपने क्वार्टर में आ गया। वो फाइलें अभी मेरे पास ही थीं जो कल भी मैं थाने से उठाकर अपने क्वार्टर पर ले आया था, ताकि रात को तसल्ली से मैं इनका मुतालिया कर सकूं। ये कुल 5 फाइलें थीं जिनके अंदर निहायती अहम केसों की तफसीलात दर्ज थीं। ये केस इस थाने की हुदूद में होने वाले संगीन जुराइम से मुतालिक थे। मैं गुज़िश्ता रात इन फाइलों को खातिर खां देख नहीं सका था, क्योंकि अभी मुझे इनका मुताला करने का मौका नहीं मिला था कि शादो अपनी कहानी सुनाने आ गई थी। बहरहाल आज की रात मुझे इन 5 फाइलों का मुताला करना था। मैंने हस्बे मामूल रात का खाना खाने के बाद इशा की नमाज अदा की और फाइलों को लेकर बैठ गया। लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे अच्छी तरह याद था कि वो कुल 5 फाइलें थीं, मगर इस वक्त मुझे 4 नज़र आ रही थीं। इसमें मेरी नज़र का कोई कसूर नहीं था, वो थी ही 4, जबकि गुज़िश्ता रात में बाकायदा गिनकर इन्हें क्वार्टर पर लाया था। खैर, इस ख्याल के साथ कि हो सकता है कि मुझसे गिनने में गलती हो गई हो और मैं थाने से 4 फाइलें ही लेकर आया हूँ, मैं इन फाइलों के मुताले में मसरूफ़ हो गया। कल सुबह थाने जाकर अलमारी में फ़ाइलों को चेक किया जा सकता था। जब मैंने इस थाने का चार्ज लिया था तो तमाम अहम फ़ाइलों को गिनकर मैंने एक फ़हरिस्त तैयार कर ली थी। इस फ़हरिस्त में हर फ़ाइल के नाम के आगे या इसमें मौजूद केसों का हवाला भी दर्ज था। ये तमाम अहम फ़ाइलें मेरे कमरे में रखी एक आहिनी अलमारी के अंदर महफूज रहती थीं, जिसकी चाबी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास होती थी। अगर वो 5वीं फाइल मैं अपने क्वार्टर पर नहीं लाया था तो यकीनन इस वक्त वो आहिनी अलमारी के अंदर मौजूद होगी और मज़कूरा फ़हरिस्त में बाकायदा उसका इंदिराज भी होगा। रात 11 बजे के करीब मैंने फाइलों को समेट कर एक तरफ रखा और जैसे ही सोने के लिए बिस्तर की तरफ बढ़ा, क्वार्टर के दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे चौंका दिया। फौरी तौर पर मेरे जहन में शादो का नाम चमका। इसके साथ ही इसका सरापा मेरी याददाश्त में ताज़ा हो गया। मेरी याददाश्त में शादो के 2 सरापे महफूज थे। एक सरापा वो जब मैंने उसे अपने क्वार्टर में देखा था और दूसरा सरापा वो जब मैंने उसे बाबा नज़ीरा के खेतों में कटी हुई गर्दन के साथ लाश की सूरत में देखा था। लेकिन जाहिर है मौत की आगोश में गहरी नींद सोने वाली शादो दोबारा मेरे क्वार्टर में दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकती थी। ये मेरे थाने के अमले में से कोई हो सकता था। मैंने क्वार्टर का सहन अबूर करने के बाद दरवाज़ा खोल दिया और हवलदार कादिर बख्श की सूरत देखकर पूछा, खैरियत तो है कादिर बख्श? बेहद माजरत चाहता हूँ मलिक साहब, वो नदामत आमेज लहजे में बोला। आधी रात में आपको बेआराम कर रहा हूँ। बस कुछ बात ही ऐसी थी कि सोचा आपके इल्म में ले आऊँ। अंदर आ जाओ, मैंने उसके लिए रास्ता छोड़ते हुए कहा। यहाँ ठंडे ठार मौसम में खड़े होकर बात करोगे तो बर्फ़ की तरह जमकर रह जाओगे। वो मेरे क्वार्टर के अंदर आ गया। फिर जब वो क्वार्टर के अकलौते कमरे में पहुंचकर बैठ चुका तो मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, अब बताओ कौन सी बात तुम्हें इस वक्त मेरे पास ले आई है?
मेरे सादा लिबास मुखबिर ने थोड़ी देर पहले मुझे इत्तला दी है कि इश्तियाक आज जमालपुर की तरफ गया है, हवलदार ने बताया। ओह। मैंने एक गहरी सांस खारिज की और पूछा, इश्तियाक की तो दिन की ड्यूटी है, क्या उसने आज ऐसी कोई बात की थी कि कल वो थाने नहीं आएगा? आज इश्तियाक से मेरी भी अच्छी खासी बात हुई थी, जिसमें मैंने उसे साबिक थाना इंचार्ज शफीक तनोली का खोज लगाने का काम सौंपा था, कादिर बख्श ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। नहीं मलिक साहब, उसने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है कि वो सबसे पहले वापस आ जाएगा, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा और फिर पूछा, इस वक्त आधी रात का अमल है, क्या तुमने अपने मुखबिर से ये मालूम करने की कोशिश की कि इश्तियाक जमालपुर से वापस आ गया है या नहीं? जी, मैंने पूछा था इस बंदे से, हवलदार ने इस बात में जवाब दिया। इसके मुताबिक इश्तियाक अभी तक फैजाबाद की हुदूद में दाखिल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इसकी वापसी अब सुबह ही होगी, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। फिर एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया, किसी तरह अपने इस बंदे से या किसी भी और शख्स से एक काम करवा सकते हो? जी, आप हुक्म करें मलिक साहब, वो बड़े अदब से बोला। तुमने मुझे बताया था कि इश्तियाक की रिहाइश भी उधर फैजाबाद ही में है, मैंने कहा। तुम इसके घर वालों से किसी तरह मालूम करवाने की कोशिश करो कि इश्तियाक कहाँ गया है और कब वापस आएगा। ये काम हो तो जाएगा, मगर इसके लिए सुबह का इंतज़ार करना होगा, हवलदार ने मुतदिल लहजे में कहा। रात की इस पहर पूरा फैजाबाद गहरी नींद के मज़े ले रहा है। वैसे, लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मैंने जिस आदमी को इश्तियाक की निगरानी पर मामूर कर रखा है, उसे मैं आपके कहने से पहले ही ये हिदायत कर चुका हूँ, वो अलग सुबह मुझे इस हवाले से रिपोर्ट देगा। शाबाश, मैंने तौसीफी नज़र से उसकी तरफ देखा। काश पुलिस के महकमे से वाबस्ता हर शख्स इतना ही फर्शनास हो जाए। आमीन, बेसख्ता उसके मुंह से निकला। मैंने पूछा कि और गामा गानी वाला का क्या हाल है? वो गांव के अंदर ही मौजूद है, हवलदार ने बताया, और अमनो अमान ही से है। अमनो अमान से तो इसे होना ही चाहिए। सो मैंने अच्छी तरह उसके कान खींचे थे, मैंने कहा, और फिर इस्तफसार किया, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट है जिससे पता चले कि आज गामा गानी वाला और इश्तियाक में कोई मुलाकात हुई हो? जी बिल्कुल नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। अगर वो एक लम्हे के लिए भी आपस में मिले होते तो मेरा मुखबिर मुझे फ़ौरन इत्तला करते। नामालूम औरत शादो की शनाख्त के हवाले से कोई पेशरफ्त हुई? मैंने पूछा। कोई ऐसा आदमी या ताल्लुक तुम्हारे राब्ते में आया जिसकी उंगली पकड़कर हम मकतूला की शनाख्त और कातिल के मकासद तक पहुंच सकें? नहीं जनाब, वो मायूसी से गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन मेरे जहन में एक तजवीज़ है। हाँ हाँ कहो, मैंने जल्दी से कहा। क्या तजवीज़ है तुम्हारे जहन में? बाबा दीनू ने शादो के खुरे की जो रिपोर्ट दी है, इसके मुताबिक शादो किसी मर्द के साथ गामा गानीवाला के दरवाजे के सामने से घोड़े पर सवार होकर जाय वकुआ की तरफ गई थी, कादिर बख्श ने गहरी संजीदगी से कहा। अगर हम फर्ज कर लें कि शादो के साथ दूसरा घुड़सवार गामा गानीवाला था, तो फिर मेरी नज़र में गामा का ट्रायल ज़रूरी हो जाता है। कम से कम इससे ये तो पूछा जा ही सकता है कि वो गुज़िश्ता रात के इस हिस्से में कहाँ था जब शादो आपके क्वार्टर में मौजूद थी, और जिस वक्त शादो को मौत के घाट उतारा गया, इन लम्हात में वो किधर था? बहुत उम्दा तजवीज़ है कादिर बख्श, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। ठीक है, तुम सुबह गामा गानी वालों को भी बुला लो थाने, इसका इंटरव्यू भी कर लेते हैं। उसने इस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया। मैं कादिर बख्श को रुखसत करने के बाद गर्म लिहाफ में घुस गया। जब मैं नींद की वादी में उतर रहा था तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही नाम था, और वो नाम था जमालपुर। बाबा दीनू ने शादो के मुतवक्के कातिल का खुरा जहां तक उठाया था, उसके मुताबिक वो घुड़सवार शादो को कत्ल करने के बाद जमालपुर की तरफ गया था, और अभी थोड़ी देर पहले हवलदार ने भी मुझे ये इत्तला दी थी कि कांस्टेबल इश्तियाक ने जमालपुर का रुख किया था। यहाँ पर यह सवाल सर उठाता था कि यह महज इत्तेफाक था या इश्तियाक और कातिल के बीच कोई संबंध मौजूद था। यह खासा खतरनाक सवाल था। अगली सुबह बहुत धुआंधार साबित हुई। रात के आखिरी पहर अचानक बारिश शुरू हो गई थी। मौसम पहले ही सख्त सर्द हो रहा था, इस बारिश ने मौसम की शिद्दत में बेपनाह इजाफा कर दिया था। मौसम की ज़्यादती तो अपनी जगह, लेकिन इस नागहानी बारिश ने बाबा दीनू की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया।
इस तजुर्बेकार बुड्ढे ने कल शाम तक पेशेवराना मेहनत के नतीजे में कानून की जो मदद की थी वो एक मकाम पर आकर रुक गई थी। गुज़िश्ता रात 3-4 घंटे मुसलसल होने वाली बारिश ने कच्ची और पक्की जमीन के सीने को इस तरह धो डाला था कि अब वहां से किसी का भी खुरा नहीं उठाया जा सकता था। गोया कातिल के ताक़ुब के सिलसिले में मेरी तफ्तीश की गाड़ी चाय बकुआ से चंद कदम के फासले पर नीम पुख्ता सड़क के किनारे रुक गई थी। मैं ये तो जान गया था कि घुड़सवार कातिल जमालपुर की तरफ गया था, लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल था कि वो जमालपुर पहुंचा भी था या रास्ते में ही किसी और सिमत निकल गया था। दोपहर से थोड़ी देर पहले पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक शादो की मौत गुज़िश्ता रात 9 और 10 बजे के दरमियान वाक़ई हुई थी और इसे किसी तेज धार खंजर की मदद से गर्दन काटकर मौत के घाट उतारा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मेरे इस अंदाजे की भी तस्दीक की थी कि कातिल शादो के लिए काबिल भरोसा शख्स था, वरना वो इतनी रात को यूं राजी खुशी उसके साथ खेतों के बीच न चली जाती। एक बात जहन में रहे कि मैं इस खूबसूरत मकतूला औरत का जिक्र करते हुए बार बार इसका नाम शादो ले रहा हूँ। मैं नहीं जानता उसका असल नाम क्या था और जब तक मुझे मालूम नहीं होता मैं उसे शादो ही कहूँगा। दोपहर के वक्त हवलदार गामा गानी वालों को पकड़कर थाने ले आया और हवालात में बंद कर दिया। फिर मेरे पास आकर उसने बताया कि वो गामा को पूछगछ के लिए ले आया है। आज सुबह थाने आते ही मुझे ये तो मालूम हो गया था कि कांस्टेबल इश्तियाक ड्यूटी पर नहीं आया, लेकिन इसके हवाले से मुझे हवलदार से तफसीली बात करने का मौका नहीं मिला था। लिहाजा मैंने कहा, कादिर बख्श, तुमने गामा को हवालात में बंद कर दिया है तो इस बारे में बाद में बात करूंगा। पहले मुझे इश्तियाक के बारे में बताओ। जैसा कि आप जानते हैं, इश्तियाक आज ड्यूटी पर हाजिर नहीं है, हवलदार ने बताया, और मेरी इतलात के मुताबिक वो अब कल ही ड्यूटी पर आएगा। तुम्हारी इन इतलात की तफसील क्या है? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। इसके घर से क्या रिपोर्ट आई है? इसके घर की रिपोर्ट मेरे मुखबिर की फराहम करदा इतलात से लगा नहीं खाती मलिक साहब, वो गंभीर अंदाज में बोला। वो अपने घर में ये बताकर गया है कि वो अपनी चाची से मिलने कक्करवाली जा रहा है, जबकि मेरे मुखबिर के मुताबिक वो जमालपुर गया है, और आप जानते हैं कि कक्करवाली और जमालपुर नामी ये दोनों गांव एक दूसरे की मुखालिफ सिमतों में वाक़े हैं। मैंने मायनाखेज अंदाज में हुकारा भरा और पूछा, इश्तियाक के घर वाले उसकी वापसी के बारे में क्या बताते हैं? उन्होंने यही बताया कि वो आज किसी वक्त फैजाबाद वापस आ जाएगा और कल सुबह ड्यूटी पर आएगा, हवलदार ने बताया। इधर कक्करवाली में इश्तियाक की चाची मकसूदा रहती है, जिसकी बेटी रुखसाना से इश्तियाक की मंगनी हो चुकी है। और क्या जमालपुर में भी उसके कोई रिश्तेदार वगैरह रहते हैं? मैंने पूछा। नहीं मलिक साहब, हवलदार ने नफी में गर्दन हिलाई। बिल्कुल नहीं। ठीक है, इश्तियाक जब वापस आएगा तो इससे सवाल और जवाब कर लिया जाएगा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इस अमर की तस्दीक करना चंदा मुश्किल नहीं होगा कि वो अपनी चाची से मिलने कक्करवाली गया था या नहीं। वैसे तुम अपने मुखबिर को हिदायत कर दो कि वो इश्तियाक की वापसी पर भी गहरी नज़र रखे। जी, मैंने इस बंदे को अच्छी तरह समझा दिया है, हवलदार ने बताया। वो इस सिलसिले में खासा चाको चौबंद है। ओके, मैंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। अब तुम गामा गानी वाले को यहाँ ले आओ, ज़रा देखें तो सही कि वो क्या कहता है शादों के बारे में। जी, अभी हाजिर करता हूँ, हवलदार ये कहते हुए कमरे से निकल गया। थोड़ी देर के बाद गामा दस्त बस्ता मेरे सामने खड़ा था। इससे 1 फीट के फासले पर अकब में कादिर बख्श भी चाको चौबंद इस्तादा था। गामा ने मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा, मलिक साहब, जब आपने फिर मुझे थाने बुला लिया, क्या किसी और औरत ने मेरे बीवी होने का दावा कर दिया है? मैंने घूर कर उसकी आंखों में देखा और कड़े लहजे में इस्तफसार किया, थानेदार तुम हो या मैं? थानेदार तो आप ही हैं सरकार, वो मेरे जारिहाना अंदाज से घबरा कर बोला। फिर थानेदारी भी मुझे ही करने दो, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। जिस रात शादो को कत्ल किया गया तुम कहाँ थे? मैं अपने घर पर ही था जनाब, वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला। क्या तुम जानते हो शादो को इस रात कितने बजे कत्ल किया गया था? नहीं जनाब, मैं कैसे जान सकता हूँ? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। मैं बताता हूँ, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। परसों रात 9 और 10 बजे के दरमियान शादो को बाबा नसीरा के खेतों में कत्ल कर दिया गया था और कातिल एक घोड़े पर सवार होकर जमालपुर की तरफ रवाना हो गया था। आप तो बड़ी हैरत अंगेज बात बता रहे हैं मलिक साहब, वो आंखें फैलाते हुए बोला। ये सब आपको कैसे पता चला? सवाल नहीं, सिर्फ जवाब।
کیونکہ تھانے دار میں ہوں، تم نہیں۔ میں نے اسے دبکا مارا۔ یہ بتاؤ کہ اس رات 9 اور 10 بجے کے بیچ تم کہاں تھے؟ اپنے گھر میں مائی باپ، وہ زور دے کر بولا۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے۔ یہ بات بتا کر تم نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ میں نے برے طریقے سے اسے ڈانٹ دیا۔ میں 1000 مرتبہ بھی یہ سوال کروں تو تمہیں جواب دینا پڑے گا، کیا سمجھے؟ سمجھ گیا جی، سب کچھ سمجھ گیا، وہ یتیم سی صورت بنا کر بولا۔ تو تم اس وقت اپنے گھر میں تھے؟ میں نے گامے کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے اسی کی فراہم کردہ معلومات کو دہرایا اور پوچھا، اس وقت گھر میں تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ کوئی بھی نہیں جناب، میں اپنے گھر میں اکیلا ہی تھا، اس نے بتایا۔ اگر تم سچ بولو گے تو میں تمہارے لیے گنجائش نکالنے کی کوشش کروں گا، میں نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا، اور اگر مجھے ذرا سا بھی شبہ ہوا کہ تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو تو پھر مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں شادوں کے قتل میں گرفتار کر کے سیدھا جیل بھجوا دوں گا۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا تھانے دار صاحب، وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ میں بے قصور ہوں، آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ ملک صاحب، آپ اسے میرے حوالے کر دیں، حوالدار نے خطرناک لہجے میں کہا۔ میں اسے چند منٹ میں رواں کر دوں گا، پھر یہ آپ کے ہر سوال کا جواب فر دے گا۔ جناب، آپ لوگوں کو میری سچائی کا یقین کیوں نہیں آ رہا؟ وہ رونی صورت بنا کر بولا۔ میں قاتل نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتا ہوں کہ تم قاتل نہیں ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسناتے لہجے میں کہا، لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ تم قاتل کو جانتے نہیں ہوگے۔ جی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں قاتل کو کیسے جانتا ہوں گا؟ میرا قاتل سے کیا تعلق واسطہ؟ تمہارا قاتل سے یہ تعلق واسطہ ہے گاما، میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر وہ حقائق اس کے گوش گزار کر دیے جو بابا تینوں کی پیشہ ورانہ کاوشوں کے نتیجے میں مجھ تک پہنچے تھے۔ آخر میں نے کہا، گاما، مقتولہ اور قاتل تمہارے گھر کے دروازے سے گھوڑے پر سوار ہو کر جائے وقوع کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور تم اس معاملے سے لا علمی ظاہر کر رہے ہو۔ میں کیسے مان لوں کہ تم صاف گوئی کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ جناب، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ مجھے ان واقعات کی کچھ خبر نہیں، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے اسی وقت موت آ جائے، میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ درو کوئی کا سہارا نہیں لے رہا تھا۔ اس کے الفاظ سے سچائی کی مہک آتی تھی، لیکن یہ معاملہ اتنا سنگین تھا اور حالات و واقعات کی صورت اس بہرحمی سے اس کی جانب اشارہ کر رہی تھی کہ میں سر پر ہاتھ پھیر کر اسے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ گاما گانی والا، میں نے اسے گھورتے ہوئے شفاف لہجے میں کہا، تم بڑی سے بڑی قسم کھاؤ یا چھوٹی سے چھوٹی قسم پیو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اور اگر ابھی اسی وقت تمہاری موت واقع ہو جاتی ہے تو بھی اس سے شادو واپس زندہ نہیں ہو سکتی۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں قادر بخش کے حوالے کرتا ہوں، سچ بولنے کا آخری موقع دے رہا ہوں۔ اگر تم نے اس موقع کو گنوا دیا تو پھر تم باقی کی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی گزارو گے۔ وہ میری منت سماجت کرنے لگا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے حوالدار کے سپرد کر دیا۔ تاہم میں نے قادر بخش کو اشاروں کنایوں میں سمجھا دیا کہ گامے سے تفتیش کے سلسلے میں ابھی ہاتھ ذرا کھولا ہی رکھے، صرف نفسیاتی حربوں اور زبانی کلامی دھونس دھمکی سے اس کی زبان کھلوانے کی کوشش کرے۔ قادر بخش نے اپنے سر کو کچھ اس انداز میں جنبش دی جیسے وہ میرا مقصد سمجھ گیا ہو، پھر وہ گاما گانی والا کو اپنے ساتھ ٹرائل روم کی طرف لے گیا اور میں ایک اہم معاملے کو نمٹانے میں مصروف ہو گیا۔ یہ معاملہ تھا ایک غیر حاضر فائل کی تلاش۔ میں آج صبح کوارٹر سے تھانے آتے ہوئے اپنے ساتھ 4 فائلیں لے آیا تھا جن کا رات میں نے مطالعہ کیا تھا، اور مجھے اس 5ویں فائل کی تلاش تھی جو میری یادداشت میں سے غائب ہو گئی تھی۔ آج تک میری یادداشت نے کبھی گڑبڑ نہیں کی تھی، اسی لیے مجھے تشویش تھی کہ وہ فائل کہاں چلی گئی۔ میں نے اہم فائلوں والی الماری کو کھول کر تمام فائلیں باہر نکال لیں۔ اس کے بعد میں نے وہ فہرست کھول کر اپنے سامنے میز پر رکھ لی جس میں ان تمام فائلوں کا اندراج تھا۔ پھر میں ایک ایک فائل کو مذکورہ فہرست کے مطابق چیک کرنے لگا۔ اس چیکنگ کا آغاز میں نے انہی 4 فائلوں سے کیا جو میں کوارٹر سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے کی تحقیق و جستجو کے بعد میں ایک تشویشناک نتیجے پر پہنچ گیا۔ ایک فائل کم تھی۔ یہ خاصی پریشان کن صورتحال تھی۔ میں نے تمام فائلوں کو 2-3 مرتبہ ری چیک کیا تھا، لیکن نتیجے میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ جو فائل غائب تھی، میں نے فہرست میں اس کی کیفیت کو چیک کیا۔
फहरिस्त के इंदिराज के मुताबिक जो फाइल नहीं मिल रही थी, इसके अंदर चंद ऐसे जुराइम के खतरनाक दस्तावेजी सबूत मौजूद थे जिनका ताल्लुक किसी चौधरी रब नवाज जंजुआ से था। मैं सोच में पड़ गया। इस अलमारी की चाबी सिर्फ मेरे पास रहती थी। कोई भी अलमारी के अंदर फाइल रखना या बाहर निकालना हो, ये काम मेरे ही हाथ से अंजाम पाता था। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने चौधरी रब नवाज जंजुआ की फाइल निकालकर किसी को नहीं दी थी। सवाल ये पैदा होता था कि जब मैंने वो फाइल किसी को नहीं दी तो फिर फाइल कहाँ चली गई। सबसे तशवीशनाक बात यह थी कि मेरी याददाश्त मुझे बता रही थी कि मैंने अलमारी में से 5 फाइलें निकाली और मुताले के लिए इन्हें अपने क्वार्टर पर ले गया। पहली रात पिशादों की आमद के बायस इन फाइलों का मुताला नहीं कर सका था। दूसरी रात यानी गुज़िश्ता शब जब मैंने इन फाइलों का मुताला किया तो वो 4 हो चुकी थीं। इनमें से एक फाइल कम हो गई थी और फाइल भी वो जिसमें किसी चौधरी रब नवाज जंजुआ के जुराइम के सबूत मौजूद थे। मैं इस चौधरी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। इस थाने में मेरे लिए सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा शख्स सिर्फ और सिर्फ हवलदार कादिर बख्श ही था। मैंने तमाम फाइलों को एक तरतीब के साथ दोबारा अलमारी में रखकर ताला लगा दिया और कादिर बख्श को अपने पास बुला लिया। वो मेरे कमरे में आकर सवालिया नज़र से मुझे देखते हुए बोला, मलिक साहब, अभी तो मैंने गामा गानी वाला पर काम शुरू भी नहीं किया और आपने बुला लिया है। गामा गानी वाला पर तुम थोड़ी देर के बाद काम शुरू करना, मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा। अभी एक इमरजेंसी काम निकल आया है। इमरजेंसी काम? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्या काम मलिक साहब? तुम चौधरी रब नवाज जंजुआ के बारे में क्या जानते हो? मैंने पूछा। चौधरी रब नवाज जमालपुर का बड़ा चौधरी है जनाब, कादिर बख्श ने बताया, और साबिक थाना इंचार्ज साहब के साथ उसकी बड़ी गहरी दोस्ती थी। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की। कादिर बख्श ने मुझसे पूछा, आखिर मामला क्या है मलिक साहब? क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि शफीक तनोली और चौधरी रब नवाज में गहरी दोस्ती थी? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत सवाल किया। जी, बज़ाहिर तो यही लगता था। वो चंद लम्हे सोचने के बाद वो बोला, वैसे तनोली साहब डबल क्रॉस के माहिर थे, यानी दोस्ती और दुश्मनी एक साथ करते थे। मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा, कभी वारी सदके जाना और कभी ब्लैकमेलिंग। जी, आप तनोली साहब की फितरत की बिल्कुल सही अक्कासी कर रहे हैं, हवलदार ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर उलझन भरे लहजे में दरियाफ्त किया, मलिक साहब, आपने थोड़ी देर पहले किसी इमरजेंसी का जिक्र किया था। हाँ, इमरजेंसी, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। मैं महसूस कर रहा हूँ कि हम किसी नतीजे पर पहुँचने वाले हैं। लम्हे भर को रुककर मैंने हवलदार के चेहरे का जायजा लिया, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या ये सब महज इत्तेफाक है कि बाबा दीनू के खुरे के मुताबिक शादों का कातिल उसे बाबा नजीरा के खेतों में मौत के घाट उतारने के बाद जमालपुर का रुख करता है? कांस्टेबल इश्तियाक अपने घर वालों को कक्कर वाली जाने का बताता है और तुम्हारे मुखबिर की रिपोर्ट के मुताबिक जमालपुर पहुंच जाता है। जमालपुर के चौधरी रब नवाज जंजुआ के जुराइम के सबूत वाली फाइल मेरी अलमारी से गायब हो जाती है। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हवलदार ने इज़्तिरारी लहजे में दरियाफ्त किया। कोई फाइल आपकी अलमारी में से कैसे गायब हो सकती है, जबकि इस अलमारी की चाबी सिर्फ आप ही के पास रहती है? इस बात पर गौर किया जा सकता है कि वो फाइल मेरी अलमारी के अंदर से किस तरह गायब हुई, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। लेकिन यह हकीकत है कि फाइल गायब हो चुकी है और मुझे शक है कि अब तक वो फाइल चौधरी रब नवाज जंजुआ तक पहुंचाई जा चुकी है। मैं समझ गया मलिक साहब, कादिर बख्श मायनाखेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। आपका जहन इश्तियाक के बारे में सोच रहा है। मैं ऐसा सोचने में हक बजानिब हूँ कादिर बख्श, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। कांस्टेबल इश्तियाक की हिस्ट्री बताती है कि वो शफीक तनोली के बहुत करीब रहा है और तुम बता रहे हो कि चौधरी रब नवाज जंजुआ से तनोली के दोस्ताना मरासिम थे। जो फाइल मेरी अलमारी से गायब हुई है, इसमें चौधरी रब नवाज के खिलाफ बड़े ठोस सबूत मौजूद थे। ऐन मुमकिन है कि दोस्ती के पर्दे में इन्हीं सबूत की बिना पर तनोली चौधरी को ब्लैकमेल भी करता रहा हो। तनोली के तबादले के बाद चौधरी को ये फिक्र लगी होगी कि नया थानेदार कहीं उसका बैंड बाजा न बजा दे, लिहाजा उसने हमारे अमले के एक आदमी कांस्टेबल इश्तियाक को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करके ये फाइल चोरी करा ली हो। आपकी बातों में बहुत वजन है मलिक साहब, हवलदार ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। ये इश्तियाक तो हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। देखो, ये मेरा शक है, तुम इसे मेरा कयास भी कह सकते हो।
मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। असल हकीकत तो इश्तियाक से पूछगछ के बाद ही सामने आएगी, लिहाजा वो जैसे ही फैजाबाद में कदम रखे मैं इसे अपनी नज़र के सामने देखना चाहता हूँ। मैं कल सुबह इसके ड्यूटी पर आने का इंतज़ार नहीं कर सकता। ठीक है मलिक साहब, मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता हूँ, वो बड़े एतमाद के साथ बोला। और अभी एक बंदा कक्करवाली की तरफ भी रवाना कर दो, मैंने कहा, जो शाम से पहले वापस आए और आकर बताए कि इश्तियाक अपनी चाची से मिलने कक्करवाली गया था या नहीं, और अगर गया था तो कब और वहाँ कितनी देर रुका। मुझे जल्द मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए। जी मलिक साहब, आप फिक्र न करें, मैं अभी तेज रफ्तार घोड़े पर किसी बंदे को कक्करवाली भेजता हूँ, कादिर बख्श ने यकीन दहानी कराने वाले अंदाज में कहा। इंशाअल्लाह शाम से पहले आपकी मतलूबा मालूमात हासिल हो जाएंगी। कादिर बख्श, मैंने आगे झुकते हुए राजदाराना अंदाज में कहा, फाइल के गायब होने वाली बात मैंने सिर्फ तुम्हें बताई है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो सीने पर हाथ रखते हुए बोला, ये राज मेरे दिल में महफूज रहेगा। ठीक है, अब तुम अपनी कार्रवाई शुरू कर दो। गामा गानी वाले का क्या करना है? हवलदार ने पूछा। इससे तफ्तीश जारी रखो, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। बाज़ औक़ात कूड़े के ढेर में से भी कोई नायाब शे बरामद हो जाती है। समझ गया जनाब। उसने इस बात में गर्दन हिलाई और मेरे कमरे से रुखसत हो गया। फाइल की गुमशुदगी वाला मामला मेरे लिए एक चैलेंज की सी हैसियत का हामिल था और इस मसले को मुझे जल्द से जल्द हल करना था। शाम से थोड़ी देर पहले हवलदार ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि इश्तियाक वापस आ गया है। मैंने कहा कि फौरन इसे थाने बुला लो। जी, मैंने एक कांस्टेबल को उसकी तरफ रवाना कर दिया है। और कक्करवाली की क्या रिपोर्ट है? मैंने पूछा। वो रिपोर्ट हमारी तवक्कुआत के इन मुताबिक है मलिक साहब, हवलदार ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा। इश्तियाक कक्करवाली गया ही नहीं। इस बात की तस्दीक मेरे इस मुखबिर ने भी की है, जिसे मैंने इश्तियाक की निगरानी पर मामूर किया हुआ था। इसने मुझे बताया कि इश्तियाक ने पिछली रात जमालपुर में चौधरी रब नवाज की हवेली पर गुजारी है। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि गुमशुदा फाइल के हवाले से मेरा इश्तियाक पर शक गलत नहीं था, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। मलिक साहब, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, हवलदार गहरी संजीदगी से बोला। हाँ बताओ। बताओ कादिर बख्श, मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। आप इश्तियाक से जो भी पूछगछ करें वो मेरे सामने न करें, वो धीमे लहजे में बोला। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगे। मैंने अब तक इसके हवाले से जो भी कारकर्दगी दिखाई है वो इससे भी बाखबर नहीं हो सकेगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, इस केस में किसी भी मरहले पर तुम्हारा नाम नहीं आएगा, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। मैं बहुत तरीके सलीके से इश्तियाक को टटोलने की कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। मैंने पूछा, गामा गानी वाला ने जबान खोली या अभी तक वो खुद को इन मामला से ला ताल्लुक ही जाहिर कर रहा है? जी, आपकी दूसरी बात दुरुस्त है, वो मोतदिल अंदाज में बोला। वो अपने बयान पर डटा हुआ है। आपने सख्ती बरतने से मना कर रखा है, वरना। कादिर बख्श ने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो मैंने उसके वरना की तह में पहुंचते हुए बड़े रसान से कहा, अगर घी सीधी उंगली से निकल आए तो फिर उंगली को टेढ़ा करने का ख्याल दिल में नहीं लाना चाहिए। पहले हम इश्तियाक को चेक कर लें, इसके बाद गामा गानी वाले की तबीयत पूछ ली जाएगी। हम बातें कर ही रहे थे कि एक कांस्टेबल ने आकर बताया कि इश्तियाक थाने पहुंच गया है। मैंने इतला लाने वाले कांस्टेबल से कहा कि इसे फौरन मेरे पास भेज दे। हवलदार उठकर खड़ा हो गया और बोला, मैं चलता हूँ मलिक साहब। ओके ठीक है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। इधर कादिर बख्श मेरे कमरे से निकला, उधर इश्तियाक ने एंट्री दी। उसने बड़े करारी आवाज में मुझे सलाम किया। मैंने एक कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए उसे बैठने के लिए कहा। वो बैठने के बाद बोला, खैरियत तो है मलिक साहब, आपने मुझे घर से बुलाया है? खैर आफियत पर तो हम बाद में बात करेंगे। मैंने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में गुफ्तगू का आगाज किया ताकि इसे किसी किस्म का शुबा ना हो। पहले ये बताओ कि तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने उसकी आंखों में झांका और कहा, आज तुम ड्यूटी पर भी नहीं आए? बस मलिक साहब, क्या बताऊं आपको, वो होशियारी से बोला, मैं एक जगह फंस गया था। क्या मतलब? मैंने मसनूई हैरत का इजहार करते हुए कहा। कहाँ फंस गए थे भाई? मैं तो समझा तुम तनोली साहब के पीछे ही कहीं निकल गए होगे। आखिरी जुमला मैंने तफरीयत तबे के लिए अदा किया था। वो एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया और फिर जल्दी से संभल कर बोला,
तनोली साहब के बारे में भी आपको जल्द ही कोई रिपोर्ट दूंगा। फिलहाल तो मैं कक्करवाली में फंस गया था। कक्करवाली? मैंने अनजान बनते हुए कहा। ये गांव तो यहाँ से शुमाल में 6 मील के फासले पर है। तुम उधर कहाँ चले गए थे? मलिक साहब, बात दरअसल यह है कि उधर कक्करवाली में मेरी चाची का घर है। वो बताने लगा। इस चाची की बेटी से मेरी मंगनी हो चुकी है। कल ड्यूटी से जाने के बाद मैंने सोचा कि जरा कक्करवाली जाकर चाची से मिल आऊं। वो बहुत बुलाती रहती है। मैं समझा नहीं इश्तियाक। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही मैं बोल पड़ा। चाची और मुस्तकबिल में होने वाली सास के घर जाकर तुम किस तरह फंस गए थे? वही तो बता रहा हूँ जनाब, वो थूक निकलते हुए बोला। मेरा इरादा तो यही था कि रात वहाँ गुजारने के बाद अलग सुबह कक्करवाली से निकलूंगा और ड्यूटी टाइम तक फैजाबाद पहुँच जाऊंगा, लेकिन पिछली रात होने वाली बारिश ने बहुत गड़बड़ कर दी। वो लम्हे भर को सांस हमार करने के लिए रुका, फिर बयान को जारी रखते हुए बोला। इस खतरनाक बारिश की वजह से ताब न लाते हुए चाची के घर के एक कमरे की छत गिर गई है। ये तो खुदा का शुक्र है कि इस कमरे में कोई सो नहीं रहा था, वरना लेने के देने पड़ जाते। मैंने जिस कमरे का जिक्र किया है इसमें चंद जानवर बंधे हुए थे। एक बकरी अल्लाह को प्यारी हो गई है और 2 भैंसें शदीद जख्मी हुई हैं। बस इस नागहानी सूरत हाल की वजह से मैं सुबह जल्दी कक्करवाली से ना निकल सका। फिर मैंने सोचा कि आधा दिन तो गुजर ही चुका है, अब कल ही ड्यूटी पर जाऊंगा। बस मैं अभी थोड़ी देर पहले ही फैजाबाद पहुंचा हूँ। यह है मेरी कुल कहानी जनाब आली। मैं इस मक्कार कांस्टेबल की ढिठाई और दीदा दिलेरी पर हैरान रह गया। जो शख्स कक्करवाली गया ही नहीं था, वो वहाँ की कहानियाँ बड़े एतमाद के साथ मुझे सुना रहा था। अब मुझे इसकी बात में कोई शक नहीं रहा था कि इश्तियाक नहायत ही खुफिया सरगर्मियों में मुलव्विस था। अगर वो जमालपुर गया था और वहाँ चौधरी रबनवाज की हवेली में रात गुजार कर आया था, तो इसका ये दौरा खामखा का नहीं हो सकता था। सबसे अहम बात यह कि अगर वो अपनी सरगर्मियों को छुपाने के लिए मुझसे गलत बयानी कर रहा था, तो ये मामला इंतहाई संगीन नौयत का हो सकता था। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसे बराह रास्त घिसने का फैसला कर लिया। इश्तियाक, तुम ये तो जानते ही हो कि कल शाम तक खोजी दीनू ने शादो मर्डर केस के सिलसिले में क्या कारनामा अंजाम दिया था? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए सवाल किया। नहीं जनाब। थोड़े तजब्जुब के बाद वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुझे इस बारे में कुछ खबर नहीं। मेरी नज़र चूंकि उसके चेहरे पर जमी हुई थी, लिहाजा उसके चेहरे और आंखों के बदलते हुए रंग मुझसे छुपे न रह सके। मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि वो 101% झूठ बोल रहा था। मैंने अतमाम हुज्जत के तौर पर पूछ लिया। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि कल खोजी दीनू थाने आया था और मैंने उसे मकतूला शादो का खुरा निकालने का काम सौंपा था। जी, मैंने उसे आपके कमरे में देखा था। वो बड़े शातिराना अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर वो आपके साथ आपके क्वार्टर की तरफ गया था। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता। मैं बताता हूँ। मैंने अपने लहजे में हद्दुल इम्कान संजीदगी शामिल रखते हुए कहा। दीनू ने शादो का ही नहीं बल्कि उसके कातिल का खुरा भी निकाल लिया है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक कातिल और मकतूला एक घोड़े पर सवार होकर जाए वकुआ पर पहुंचे थे। फिर कातिल ने शादो को मौत के घाट उतारा और खुद इसी घोड़े पर सवार होकर जमालपुर की सिमत निकल गया। ओह! उसने एक गहरी सांस खारिज की। अगर कातिल का ताल्लुक जमालपुर से है तो फिर हमें वहां रेड करना चाहिए। क्या तुम्हारी जमालपुर के लोगों से जान पहचान है? मैंने टटोलने वाले अंदाज में इस्तफसार किया। नहीं जनाब, मेरा कभी उधर जाना नहीं हुआ। वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए उसने बड़ा सरसरी सा जवाब दिया। मैंने सुना है कि जमालपुर के चौधरी रबनवाज जंजुआ की शफीक तनोली से बड़ी गहरी दोस्ती थी। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तुम चौधरी रबनवाज को जानते ही होगे? जी, यहाँ थाने ही में 1-2 बार उन्हें देखा है। वो जुज़बुज़ होते हुए बोला। जब चौधरी साहब तनोली साहब से मिलने आए थे, मैंने तुम्हें शफीक तनोली के हवाले से एक काम सौंपा है और इस एतमाद के साथ कि तुम मेरे भरोसे पर पूरा उतरोगे। मैंने कहा, मेरा भरोसा गलत तो नहीं है? आप फिक्र नहीं करें मलिक साहब। वो अपने लहजे में मजबूती भरते हुए बोला। मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। शादो के कातिल के बारे में क्या कहते हो? मैंने चुभते हुए लहजे में पूछा। क्या ये तनोली और जंजुआ की मिली भगत का नतीजा तो नहीं? उन्होंने मुझे परेशान करने के लिए तो ये ड्रामा नहीं रचाया। हो सकता है ये वाकया किसी साजिश का नतीजा हो, वो मुबहम से अंदाज में बोला। फिर
फिर बात बदलते हुए पूछा, अभी मैंने देखा है कि आपने गामा गानी वाला को हवालात में बंद कर रखा है। क्या शादों के कत्ल से इसका कोई ताल्लुक साबित हो गया है? बात खत्म करके उसने उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखा। इस उम्मीद में एक ख्वाहिश भी दबी हुई थी, गामा के कातिल साबित होने की ख्वाहिश। हाँ, मैंने वक्ती तौर पर उसकी ख्वाहिश पूरी करते हुए कहा, मुझे ऐसे शवाहिद मिले हैं जिससे ये बात साबित होती है कि कातिल ने शादों को मौत के घाट उतारने से पहले गामा के घर में अच्छा खासा वक्त गुजारा है। इश्तियाक के चेहरे पर खुशी चमक उठी। उसने इज़्तिरारी लहजे में कहा, मलिक साहब, फिर तो मसला ही हल हो गया। आप गामा को ट्रायल रूम की सैर कराएं तो वो असल कातिल का नाम उगल देगा और वो इस तरह रुका जैसे कोई उसे अहम बात याद आ गई हो। यह भी हो सकता है कि गामा ही ने शादों की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया हो। बिल्कुल हो सकता है, मैंने उसकी अंदरूनी खुशी को चार चांद लगाते हुए कहा, इसीलिए तो तुम्हें मैंने यहाँ इमरजेंसी में बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी निगरानी में गामा की जबान खुलवाने की कोशिश करो। मैं क्या करूँगा जनाब? वो आम से लहजे में बोला, ट्रायल रूम के मामला तो हवलदार साहब के हाथ में हैं। ट्रायल रूम के मामलात को तो कादिर बख्श ही देखेगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, तुम हवालात में जाकर गामा को इकरार जुर्म के लिए राजी करोगे। अगर तुम्हारी बात इसकी समझ में ना आई तो फिर इसे ट्रायल रूम की सैर कराई जाएगी। जी ये ठीक है, वो खुश होते हुए बोला। मैं उठकर खड़ा हो गया, फिर इश्तियाक को लेकर हवालात की जानिब बढ़ा। रास्ते में मैंने आंख के इशारे से कादिर बख्श को बुला लिया था। मेरे हुक्म पर कादिर बख्श ने इस हवालात का दरवाज़ा खोला जहां गामा गानी वाला फर्श पर उकड़ू बैठा हुआ था। इश्तियाक ने सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा, ठीक है इश्तियाक, तुम अपना काम शुरू कर दो। इश्तियाक बिला खौफ खतर हवालात के अंदर दाखिल हो गया। मैंने कादिर बख्श को हुक्म दिया, हवालात को लॉक कर दो। कादिर बख्श ने चश्मे ज़दन में हवालात के दरवाजे को बंद करके कुंडी में ताला लगा दिया। ये सब कुछ इतनी सूरत से हुआ था कि इश्तियाक की समझ में कुछ भी ना आ सका। वो बिखरी हुई आवाज़ में मुझसे बोला, मलिक साहब ये सब क्या है? जनाब आली, मैंने इश्तियाक के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए गामा को मुखातिब किया, फिर इश्तियाक की जानिब इशारा करते हुए इससे पूछा, क्या तुम इस बंदे को जानते हो? जी सरकार, अब ये आपके थाने का एक सिपाही है। इस वक्त ये एक सिपाही नहीं बल्कि मुजरिम है। मैंने ज़हरखंद लहजे में कहा, यह खतरनाक मुजरिमों का आलाकार बन बैठा था। इनके हाथों का खिलौना बनकर अपने पेशे से गद्दारी कर चुका है। इसने मेरे तुमाद का खून किया है, तुम्हें शादों के कत्ल में फंसाने का मंसूबा बनाया है। गामा हैरत और इस्तेजाब की मिलीजुली कैफियत के साथ कभी मुझे और कभी इश्तियाक की तरफ देखने लगा। इश्तियाक झुंझुलाहट आमेज लहजे में बुलबुलाया, मलिक साहब, शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई है। ओए गलत फहमी की औलाद, मैंने इसे एक दबका मारा। मैं थानेदार हूँ, जरा फखरी टाइप का। वर्दी वाले मुजरिमों के साथ मैं कुछ ज्यादा ही बुरा सलूक करता हूँ। महकमे से गद्दारी के जुर्म में मैं तुम्हारा जो हशर करूँगा उसे तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। लेकिन जनाब आप मेरा जुर्म तो बता दें, वो नीम एहतिजाजी लहजे में पुकारा। कोई एक जुर्म हो तो मैं बताऊँ ना? मैंने नफरत भरी नज़र से उसे घूरा। शफीक तनोली के ज़माने में तुम जो गुल खिलाते रहे हो, मैं फ़िलहाल इनका जिक्र नहीं करूँगा। मैंने तुम पर एतमाद किया और तुम मेरे एतमाद को पाश पाश करके अपनी पुरानी रविश पर कायम रहे। पिछली रात तुमने चौधरी रबनवाज जंजुआ की हवेली पर गुजारी है और मुझे कक्करवाली का राग सुना रहे हो। इसके अलावा भी जो मामलात हैं इन पर मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। फिर मैंने गामा गानी वाले से मुखातिब होते हुए निहायत ही संजीदा से लहजे में कहा, गामा, तनोली के दौर में तुम्हारी इश्तियाक के साथ बड़ी गहरी दोस्ती रही है, मगर अब ये शख्स तुम्हारे लिए आस्तीन का सांप साबित हुआ है। इसने तुम्हें शादों के कत्ल के केस में फंसाने की साजिश की है। आज की रात में इसे तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। तुम बड़े बदमाश बने फिरते हो ना? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे बाजुओं में कितना दम है। बस इसकी हड्डी पसली सलामत रहना चाहिए। इसके अलावा तुम अपने पुराने हैंडीवाल की जबान खोलवाने के लिए जो भी तरीका अपनाना चाहते हो, तुम्हें मेरी तरफ से खुली इजाज़त है। तुम अपनी मेहनत से इस कांस्टेबल को इस काबिल बना दो कि सुबह में इससे जो भी सवाल करूं ये बंदे दे पुत्र की तरह इसका सीधा साधा जवाब दे। गामा बेयकीनी से मेरी तरफ देखते हुए बोला, अगर मैंने कानून पर हाथ उठाया
तो कहीं आप मुझे जेल तो नहीं भिजवा देंगे? हरगिज़ नहीं, मैंने दो टोक अल्फाज में कहा। ये मेरा तुमसे वादा है कि इश्तियाक के साथ तुम आज की रात जितनी भी बदमाशी करोगे, मैं इसका नोटिस नहीं लूँगा। लेकिन अगर तुम इसकी ज़बान खुलवाने में कामयाब ना हो सके तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। आप फिक्र ही ना करें मलिक साहब, वो अपनी शिकार की तरफ देखते हुए बड़े खुशगवार लहजे में बोला। सुबह आपको ये सिपाही टेप रिकॉर्डर की तरह बजता हुआ मिलेगा। शाबाश, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। दरअसल मैं इश्तियाक को गामा से पिटवाने का कोई इरादा नहीं रखता था। इसके खिलाफ मेरे पास बड़े ठोस सबूत है। मैं अगर चाहता तो इसके खिलाफ किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई कर सकता था, लेकिन मैंने ये ड्रामा महज इश्तियाक को जलील करने और गामा की नज़र में इसे गिराने के लिए किया था, ताकि बाद अज़ां इनके बीच गठजोड़ ना रह सके। मेरी ये चाल 100% कामयाब रही। मैं जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, मुझे अपने अक़ब में कांस्टेबल इश्तियाक की आवाज़ सुनाई दी। मलिक साहब, मैं तन्हाई में आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। कोई बातें शातें नहीं, मैंने इसकी तरफ रुए सुखन फेरते हुए कहा। सिर्फ इकबाल जुर्म। मेरे अल्फाज में इतनी ज़्यादा ताकत थी कि इसने रजामंदी वाले अंदाज में गर्दन झुका दी, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि इसने मुझसे सच बोलने का फैसला कर लिया था। एक उंडे के हाथों रात भर दुर्गत बनवाने के बाद उसने जो काम करना था, वो अगर तन्हाई में बाइज्जत तरीके से मेरे साथ बैठकर हो सकता था तो फिर इश्तियाक के इस फैसले को दानिशमंदाना ही कहा जा सकता था। इस रात कांस्टेबल इश्तियाक ने तन्हाई में मुझसे मुलाकात करके जो इंकिशाफ किए हैं, मैं उनका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इश्तियाक के इकबाली बयान के बाद शादो मर्डर केस वाला मामला हल हो गया था। इस घिनौनी साजिश के पीछे जंजुआ का हाथ था। चौधरी रबनवाज जंजुआ के जुराइम के सबूतों वाली वो फाइल कांस्टेबल इश्तियाक चौधरी तक नहीं पहुंचाई थी, बल्कि इस काम के लिए इन साजिशी अनासिर ने शादो को इस्तेमाल किया था। शादो का असल नाम सुल्ताना था। चौधरी रबनवाज किसी बात पर सुल्ताना से सख्त नाराज था। इसकी जाँ बख्शी के लिए चौधरी ने ये शर्त आयद कर दी थी कि अगर वो फैजाबाद के थानेदार के क्वार्टर में घुसकर एक मखसूस फाइल चुराने में कामयाब हो जाए तो वह न सिर्फ इसकी तमाम खताएं माफ़ कर देगा, बल्कि इसे इनामों इकराम से भी नवाज देगा। सुल्ताना ने यह काम करने का बीड़ा उठा लिया था। ये मालूमात इश्तियाक ने फराहम करना थी कि मैं कब वो फाइल अलमारी में से निकाल कर अपने क्वार्टर पर ले जाऊंगा। गोया इश्तियाक ने शुरू ही से मुझ पर गहरी नज़र रखी हुई थी। मैं जब से इस थाने में आया था, इक्का दुक्का फाइलें मुताले के लिए अपने क्वार्टर पर ले जाता था। इश्तियाक की ज़बानी पता चला कि गामा गानी वाला एक हवाले से चौधरी रबनवाज का मातूब था। वो एक तीर से दो शिकार करने का इरादा रखता था। लिहाजा सुल्ताना ने मुझे गामा के हवाले से ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाई कि मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी और गामा के लिए नफरत पैदा हो गई। इसी दौरान में मुझे पानी लेने भेजकर उसने अपनी मतलूबा फाइल चुपके से उठाकर अपनी चादर में छुपा ली। इन लम्हात में मेरा जहन सुल्ताना के मामले में इस कदर उलझा हुआ था कि मैंने फाइलों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सुल्ताना इस मिशन पर अकेली फैजाबाद नहीं आई थी, बल्कि इसके साथ चौधरी का एक खास बंदा भी था। इस बंदे का नाम इलियास मालूम हुआ और इसी शख्स ने चौधरी रबनवाज की हिदायत के मुताबिक सुल्ताना को मौत के घाट उतारा और चौधरी के जुराइम वाली फाइल लेकर जमालपुर रवाना हो गया। गामा गानीवाला को इस केस में मुलव्वस करने के लिए सुल्ताना ने इसकी बीवी के हवाले से मुझे एक फर्जी कहानी सुना दी थी। बादशाह इलियास ने शातिराना चाल चलते हुए सुल्ताना को गामा के घर के सामने से घोड़े पर सवार कराया था, ताकि अगर पुलिस खुरा निकालने की कोशिश करे तो सारा शक गामा गानीवाला पर ही जाए। और बाबा दीनों के खुरे की रिपोर्ट के बाद किसी हद तक मेरा ध्यान गामा की तरफ गया भी था। और फिर जब इश्तियाक ने जोर दिया कि गामा को कड़ी तफ्तीश से गुजार कर उसकी ज़बान से सुल्ताना के कत्ल का इकरार करा लिया जाए, तो इश्तियाक की इस ख्वाहिश के बाद सूरत हाल मुझ पर वाज़ेह हो गई थी। इश्तियाक ने मुझे बताया कि शफीक तनोली ने चौधरी रबनवाज जंजुआ के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत जमा कर लिए थे कि वो नहायत ही खुफिया तरीके से डाकुओं की पसे पुश्त कर रहा था। डाकाजनी की वारदातों से हासिल होने वाले माल गनीमत में आधा हिस्सा जंजुआ का हुआ करता था। जब चौधरी रबनवाज की ये दुखती हुई रग शफीक तनोली के हाथ लगी तो लूट के माल में वो भी हिस्सेदार बन गया और यही कारोबार तनोली और जंजुआ की दोस्ती का सबब भी था।
चौधरी ने कई बार तनोली को पेशकश भी की थी कि वो मुंह मांगी रकम लेकर इन तमाम सबूतों को तल्फ कर दे, मगर तनोली चौधरी से ज्यादा काइयां और सियाना था। वो हर मर्तबा ये कहकर टाल देता था, चौधरी साहब, आप इन कागज के टुकड़ों के लिए क्यों परेशान होते हैं? ये तो किसी भी वक्त तलफ किए जा सकते हैं। वैसे भी ये डाकुओं के जुराइम के सबूत हैं, आपके नहीं। चौधरी रबनवाज जंजुआ शफीक तनोली की इस ढेर होशियारी के सामने खामोशी इख्तियार करने पर मजबूर था। लेकिन जब चौधरी को पता चला कि तनोली को इस थाने से हटाकर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को तैनात कर दिया गया है, तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। उसने अपने खास आदमियों कांस्टेबल इश्तियाक की मुखबरी पर अपने खिलाफ सबूतों से भरी हुई इस फाइल को चोरी कराने का मंसूबा बनाया और फिर इस खतरनाक मंसूबे पर अमल भी कर डाला। मैंने इश्तियाक से सवाल किया, एक फाइल के हुसूल के लिए इतना लंबा चौड़ा चक्कर चलाने की क्या जरूरत थी? ये फाइल ही थाने से चुराकर अपने प्राइवेट बाप जंजुआ तक पहुंचा देते। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। फिर वो मरियल सी आवाज में बोला, मलिक साहब, पहले मैंने ऐसा ही करने की कोशिश की थी, लेकिन आप बहुत होशियार थानेदार हैं। आपने मुझे ऐसा करने का मौका नहीं दिया, और जब मैंने देखा कि आप फाइलों का मुताला करने के लिए इन्हें अपने क्वार्टर पर ले जाते हैं, तो मेरे जहन में फाइल को चुराने का ये आइडिया आया। मैंने अपने ख्यालात से चौधरी साहब को आगाह किया, तो वो इस मंसूबे पर अमल करने के लिए तैयार हो गए। ये सब बताते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही होगी? मैंने नापसंदीदा नज़र से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे इस घिनौने किरदार पर तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का सर नदामत से झुक गया है। वो जवाब में कुछ नहीं बोला। उसकी खामोशी की मैंने जरा सी भी परवाह नहीं की और बाशिकाफ अल्फाज में कहा, तुम ये ना समझना कि मैंने तुम्हारे लिए किसी रूह रियायत के बारे में सोचा है। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुमने सिर्फ मेरे एतमाद का ही खून नहीं किया, बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट के दामन पर भी धब्बा लगाया है। वो माफ़ी तलाफी पर उतर आया। मैंने उसकी एक न सुनी और उसे हवालात में बंद कर दिया। इस वक्त मेरे जहन में यही था कि जब तक मैं चौधरी रबनवाज जंजुआ को नहीं छाप लेता, इसे हवालात ही में बंद रखूंगा, और अगर बादशाह ज़रूरत पड़ी तो इसे चौधरी के खिलाफ सुल्तानी गवाह बनाकर अदालत में पेश कर दूंगा। इस तरह इसकी सज़ा नरम हो जाएगी और मेरा केस मजबूत। अगली सुबह मैंने मौजा जमालपुर पर चढ़ाई कर दी। मैं अपने साथ 3 पुलिस एहलकारों को ले गया था और हमने कोशिश की थी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो हम जमालपुर पहुंच जाएं। इश्तियाक ने इकबाली जुर्म करते हुए मुझे बताया था कि इसे बाबा दीनू के खोरे वाले मामले की पूरी खबर थी, और वो जमालपुर इसीलिए गया था कि चौधरी रबनवाज को ये रिपोर्ट दे सके कि सुल्ताना के कातिल इलियास का खुरा पकड़ लिया गया है। लिहाजा मुझे ये भी देखना था कि कहीं चौधरी इलियास को इधर उधर न करते। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस रोज़ चौधरी रबनवाज जंजुआ को गिरफ्तार करने में मुझे किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा होगा। बहरहाल मैंने जमालपुर में चौधरी से किसी किस्म का मकालमा नहीं किया और उसे गिरफ्तार करके थाने ले आया। जब चौधरी ने हवालात के अंदर अपने नमकखार कांस्टेबल इश्तियाक को देखा तो सारी कहानी उसकी समझ में आ गई। चौधरी की बदकिस्मती और अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि वो फाइल अभी तक ज़ाया नहीं की गई थी, जिसके अंदर चौधरी के जुराइम के सबूत मौजूद थे। मैंने मज़कूरा फाइल को हवेली से बरामद करके फौरन अपने कब्जे में कर लिया था। जब चौधरी को यकीन हो गया कि वो बुरी तरह कानूनी शिकंजे में जकड़ा जा चुका है और मैं किसी भी तरह इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो वो मुझे बड़े बड़े अफसरों से अपने ताल्लुकात की धमकियाँ देने लगा। लेकिन मैं इसकी धौंस में न आया और पथरीले लहजे में कहा, चौधरी, मैं सिर्फ अपने खुदा से डरता हूँ और वही करता हूँ जो कानून की किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए तुम किसी खुशफहमी में न रहना। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे सफदर हयात, उसने उखड़े हुए लहजे में कहा, तुम्हें इसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। मैं तनोली नहीं हूँ रबनवाज जंजुआ, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जहरीले लहजे में कहा, जो तुम्हारे साथ साझेदारी के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं चोरों और डाकुओं का सरकोब हूँ, सरखेल नहीं। तुम जुराइम पेशा अफराद के पुष्ट बना हो और मैंने मुआशरे को तुम्हारे जैसे किरदारों से पाक करने का तहैया कर रखा है। और जहाँ तक नताइज को भुगतने का ताल्लुक है तो लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैंने जिस दिन पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था उसी रोज़ अपनी ज़िंदगी को इस महकमे के लिए वक्फ कर दिया था।
इंसान के लिए इसकी जान से ज़्यादा कीमती और कोई चीज़ तो नहीं होती ना। वो चंद लम्हात तक खाली खाली नज़र से मुझे देखता रहा। मैंने उसके चेहरे के तासुरात का बगौर जायज़ा लिया। जब उसे यकीन हो गया कि मैं उसकी किसी धौंस धमकी में आने वाला नहीं, तो वो एकदम नर्म पड़ गया और मिन्नत खुशामद पर उतर आया। मलिक साहब, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। आप इस केस को रफे दफे कर दें। आइंदा शिकायत पैदा होने का तो सवाल उस वक्त उठेगा ना, जब मैं शफीक तनोली की तरह तुमसे दोस्ती करने पर तैयार हो जाऊंगा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और ये मुमकिन नहीं है। मैंने तो तुम्हारी पुश्त पर इतने जूते बरसाने का प्रोग्राम बना रखा है कि तुम्हारे जहन की डिक्शनरी में से पसे पुश्त का लफ्ज ही गायब हो जाए। कांस्टेबल इश्तियाक चौधरी रब नवाज के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार था, लिहाजा चौधरी को फिट करने में मुझे दुश्वारी का सामना नहीं हुआ। चौधरी ही की निशानदही पर मैंने सुल्ताना के कातिल इलियास को भी बरामद कर लिया था। इस कार्रवाई के नतीजे में आका और गुलाम दोनों जेल की सलाखों के पीछे चले गए।